हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिमांड के बारे में पढ़ेंगे। डिमांड नो डाउट हम लोग का माइक्रो इकोनॉमिक्स का एमआई का वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में इससे क्वेश्चन हर बार आता है। आज इसको पढ़िएगा, ये आपको जिंदगी भर काम देगा, खासकर डिमांड को लेकर जो आज पढ़िएगा सो ठीक है। इसमें हम लोग बहुत कुछ पढ़ेंगे कि डिमांड क्या होता है, उसका शेप कैसा, उसका शेप कैसा रहता है, कर्व कैसा रहता है, फैक्टर्स क्या है जो डिमांड को अफेक्ट करता है, टाइप्स ऑफ डिमांड क्या होता है, मतलब बहुत सारी चीज है। तो इस वीडियो में ना आपको हर एक सवाल का जवाब मिल जाएगा। डिमांड से रिलेटेड आपको हर एक सवाल का जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिमांड समझने से पहले तीन वर्ड आता है आपका, डिजायर, वांट्स और नीड्स, या फिर सीधा बोले डिमांड। अब इन तीनों में ना थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। डिजायर, वांट्स और डिमांड, इसमें क्या डिफरेंस है ऐसे समझिए। देखिए, डिजायर क्या होता है ना, ह्यूमंस को जो वांट्स होता है, ह्यूमन को जो वांट्स होता है वो क्या होता है, हम लोग का अनलिमिटेड होता है। अनलिमिटेड होता है, यानी कि इंसान का बहुत ख्वाहिश होता है भाई कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। डिजायर बहुत सारा हम लोग का होता है। ठीक है, तो जो इन्फिनाइट डिजायर है ना, उसे क्या वर्ड क्या दिखाता है आपका, डिजायर को। भाई वो कुछ भी हो जाता है, दुनिया भर का ख्वाहिश है कि नहीं, होता है। पर दुनिया भर का ख्वाहिश जब हो गया, समझिए ये तो हो गया हम लोग डिजायर। जब हम लोग छोटा बच्चा थे तब, छोटा बच्चा से जब थोड़ा बड़े होते हैं तब समझ में आता है कि भाई डिजायर से ख्वाहिश तो बहुत सारा ठीक है कि यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे, खाएंगे, पियेंगे, ऐसे करेंगे, और क्या, ये दुनिया भर का है। बट बेसिक क्या है, जिंदगी के लिए बेसिक चीज क्या है। तो पहले का समय में जो बेसिक हुआ करता था वो क्या था आपका, रोटी, कपड़ा और मकान। बेसिक तो पहले थे ना, रोटी, कपड़ा, मकान, यानी कि फूड, क्लोथ, शेल्टर। अगर इंग्लिश से बोले तो फूड, क्लोथ, शेल्टर हो गया, ये क्या आपका बेसिक था पहले का समय में। आज का डेट में इसके अलावा भी बहुत कुछ बेसिक में आ गया है। जैसे आपका एजुकेशन हो गया, है कि नहीं, आपका हेल्थ फैसिलिटी हो गया, ये सब भी आज का हम लोग का बेसिक में आने लगा है। तो भाई एक अच्छा जिंदगी के लिए इतना बेसिक चीज तो होना ही चाहिए। ये हम लोग का बेसिक है, इतना बेसिक नीड है सर्वाइवल के लिए। इसको क्या बोलते हैं, वांट्स और नीड। जो क्या बोलते हैं हम लोग, वांट्स और नीड, यानी कि डिजायर दैट आर मोर स्पेसिफिक एंड शेप बाय कल्चर एंड लाइफस्टाइल। इस कल्चर में भी आप हैं, वहां पर आपका ये रोटी, कपड़ा, मकान और बेसिक चीज आपके लिए मिनिमम हो जाता है। ठीक है, देखिए रीजन वाइज भी चेंज हो जाएगा। इंडिया का बेसिक नीड्स अलग है, अमेरिका का बेसिक नीड्स अलग है, तो ना रहा है ना। फिर डिमांड किसको बोलते हैं, देखिए डिमांड इंसान का ना अर्जेंट नीड को रिप्रेजेंट करता है। किसको, अर्जेंट नीड को। क्या मतलब हुआ, अर्जेंट नीड बोलने का मतलब हो गया, आप सोच के देखिए, आप पैसा बचा रहे थे, ठीक है, आप पैसा बचा रहे थे भाई कि टीवी, कूलर, फ्रिज, घूमेंगे फिरेंगे ऐसे करके, ठीक, आप पैसा बचा रहे हैं। अब ऑल ऑफ सडन बीच में या कभी किसी भी पल में आप बीमार पड़ गए, आपका ठीक है, आपका तबियत खराब, आप बीमार पड़ गए, इल हो गए। और जब तबियत आपका जब खराब हो गया तो वो अर्जेंट नीड में फिर वो क्या चाहिए भाई, घूमना फिरना ये सब तो लगा रहेगा, जिंदगी जी रहिएगा तब ना घूमिएगा फिरेगा और ऐश मौज कीजिएगा। आपको चाहिए क्या सर, आपको उस समय अर्जेंट में मेडिसिन, डॉक्टर का कंसल्टेशन। तो ये क्या है, ये है आपका डिमांड। भाई ये डिमांड है, ये हमको चाहिए, अभी क्या अभी चाहिए, समझ में आया? तो ये होता है बच्चों डिमांड। तो अब ये तो होगा, चलिए समझो बेसिक कॉन्सेप्ट रियल लाइफ के थ्रू। लेकिन अब बुक में है, बुक थोड़ा सा फैंसी लाइन में लिखता है क्या, कि डिजायर और वांट्स होना चाहिए, प्लस परचेसिंग पावर होना चाहिए, और प्लस विलिंगनेस टू पे। मतलब ख्वाहिश होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, और देने का मन भी हो देने का मन भी हो। ठीक है, बना होता बहुत बार क्या होता है ना, इसमें से कोई एक ना एक मिस कर जाता है आदमी लोग, तो डिमांड हो नहीं पाता है। ठीक है, जैसे क्या, मान लीजिए डिजायर तो है, ठीक है, और विलिंगनेस भी है, पर पैसा नहीं है। ऐसा कब होगा, आपको मैरिज में ऐसा ऐसा कल चल के जब आपका भैया, दीदी, किसी का शादी होगा, देखिए पापा लोग का ख्वाहिश रहता है भाई बेटी का शादी या बेटा का शादी धूमधाम से करेंगे, इच्छा भी रहता है, विलिंगनेस देने को भी तैयार है, बट पैसा नहीं है, परचेसिंग पावर नहीं है। वैसा कोई ना कोई चीज मिसिंग होते रहता है, तो डिमांड में इशू आ जाएगा। ठीक है, तो जी सिंपल बोलने का मतलब भाई कि आपको मन बना लिए है, पैसा और खरीदेंगे भी, जरूरत का चीज है इसलिए। तो ये भाषा में डिमांड। ठीक है, अब आगे देखिए इकोनॉमिक्स में कैसे रिप्रेजेंट होता है ये। डिमांड refers to quantity of goods or service that consumer are willing and able to purchase at a given price at a given period of time। सिंपल सही मतलब है भाई कि प्राइस और क्वांटिटी। देखिए बिजनेस का दुनिया में किसी चीज को हम लोग बोलते हैं भाई, मान लीजिए हम लोग बोलते हैं कि कोई मोबाइल है, मान लीजिए कोई सैमसंग का अभी जो भी अल्ट्रा चल रहा है, 25 अल्ट्रा जो भी वो चल रहा है, मान लीजिए। अब पब्लिक को बोलता है भाई इसका बहुत डिमांड है। अगर हम लोग ऐसे क्लेम करते हैं कि सैमसंग 25 अल्ट्रा का बहुत डिमांड है, इसका क्या मतलब वो बोलने का, बहुत डिमांड है मीन्स व्हाट। इसका सिंपल मतलब है कि इसको एक दिन में जो सेलर है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सेल कर रहा है। एक दिन में, जैसे बाकी फोन को मान लीजिए एक एक कोई फोन सब है, उसको एक दिन में 5 गो सेल कर रहा है, तो भाई इसका बहुत डिमांड बोलने का मतलब क्या, इसको एक दिन में 50 पीस, 50 पीस, 100 पीस ऐसे सेल कर रहा है। मतलब ज्यादा क्वांटिटी में
ज्यादा क्वांटिटी में क्या कर रहा है वो, सेल कर रहा है, तब क्या कहलाता है वो आपका डिमांड। इस तरह का बोलचाल भाषा में, ठीक। अब बताइए बच्चों टाइप्स ऑफ डिमांड। अब यहाँ से हम लोग का अलग अलग टाइप्स ऑफ डिमांड आता है। टाइप्स में सिंपल क्या है भाई, एक है आपका प्राइस डिमांड, इसको आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है प्राइस डिमांड। आगे भी प्राइस डिमांड बोलने का मतलब है कि सिंपल प्राइस और क्वांटिटी। एक बार देखिएगा, डिमांड को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, डी से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। क्यू से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, आपको थोड़ा जस्ट थोड़ा पहले बताएं क्यू से क्यों रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए डिमांड बोलने का मतलब क्या है, कोई चीज कोई सामान कितना क्वांटिटी में सेल किया गया है। अगर कोई जीन्स है, अगर ये इसका क्वांटिटी बहुत ज्यादा सेल हुआ है, इसका मीन्स व्हाट कि उसका डिमांड हाई है, हाई डिमांड। बहुत कम क्वांटिटी में सेल हुआ है मतलब क्या, लो डिमांड। तो डिमांड नहीं है बोलेंगे मतलब क्या, कि वो बिक नहीं रहा, उसका क्वांटिटी ज्यादा जा नहीं रहा मार्केट में, ठीक है। तो इसलिए क्या उसको हम लोग डी से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, किसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से, क्वांटिटी से। तो प्राइस डिमांड बोलने का मतलब हो गया जहां पर प्राइस और क्वांटिटी इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्राइस डिमांड। प्राइस डिमांड सिंपली क्या बोलता है भाई, प्राइस डिमांड सिंपली बोलता है कि प्राइस अगर बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांड आपका घटेगा, और अगर प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगा। ये आपका सीधा लॉ ऑफ डिमांड है, इसको हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे, अभी इतना ही काफी है शॉर्ट में, ठीक है। यानी कि प्राइस और डिमांड के बीच में जब रिलेशनशिप हो तो क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइस डिमांड। इनकम डिमांड, जब इनकम और क्वांटिटी के बीच में जब रिलेशनशिप हो तो क्या बोलते हैं हम लोग, इनकम डिमांड। इनकम को ना वाई से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, ठीक है, इनकम को वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनकम और जब क्वांटिटी के बीच में जब रिलेशनशिप हो तो क्या बोलते हैं हम लोग, इनकम डिमांड। तो यहाँ लिखा हुआ है, इनकम डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ गुड्स कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। सिंपल बोलता है भाषा में क्या, कि रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड, इनकम एंड क्वांटिटी यानी कि डिमांड। सिंपल बोलचाल भाषा में यही मतलब, और कुछ नहीं। जैसे यहाँ देखिए कि व्हेन इंक्रीज इन इनकम ए पर्सन में शिफ्ट फ्रॉम यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट टू पर्सनल व्हीकल। जैसे इनकम बढ़ा, मान लीजिए उसका इनकम बढ़ा, तो उसका इनकम बढ़ा तो भाई जो बस में जाता था अब वो किस में जा रहा है, अब वो पब्लिक अपना पर्सनल मोटर बाइक में जा रहे हैं, मतलब क्या मोटर बाइक का डिमांड बढ़ गया है कि नहीं। तो इसको आपका डिटेल में, लेकिन फिर थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे। जॉइंट डिमांड बोलने का मतलब क्या है, यहाँ से थोड़ा आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट हो रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय जॉइंट डिमांड? जॉइंट डिमांड रेफर्स टू द डिमांड फॉर टू और मोर गुड्स दैट आर यूज्ड टुगेदर। देखिए ऐसा डिमांड, ऐसा गुड्स का डिमांड जो इसको एक साथ आपको कंज्यूम करना पड़ता है। जैसे क्या, आपका पेन, पेन में क्या आता है, पेन रहता है उसका इंक रहता है, ठीक है। जैसे पेन और रिफिल एक साथ कंज्यूम करते हैं, कार और पेट्रोल एक साथ कंज्यूम होता है कि नहीं। जहाँ पर एक और दो गुड्स एक साथ कंज्यूम हो रहा है, यूज टुगेदर, इसका दूसरा नाम भी है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो आगे और देखिएगा। कंपोजिट डिमांड बोलने का मतलब क्या है, जिस गुड्स का आप मल्टीपल पर्पज में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे क्या, आपका इलेक्ट्रिसिटी हो गया, उसको आप लोग लाइटिंग, हीटिंग, ऑपरेटिंग ये सब इस्तेमाल कर सकते हैं, पर आपको लगा सर वो तो सबका सब इलेक्ट्रिसिटी है। एग्जाम्पल चेंज कर सकते हैं, मिल्क, मिल्क मिल्क आप उसको सीधा मिल्क के फॉर्म में बेच सकते हैं। आप इसका पनीर बनाते हैं, है कि नहीं। आप इसका छाछ बनाते हैं, बटर मिल्क जिसको हम लोग बोलते हैं। इसका आप लस्सी बनाते हैं, इसका आप दही बनाते हैं, है कि नहीं। तो ये मिल्क क्या बहुत सारा मल्टीपल यूज होता है कि नहीं, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंपोजिट डिमांड। कॉम्पिटिटिव डिमांड, इसका मतलब क्या हुआ, कॉम्पिटिटिव डिमांड रेफर्स टू द डिमांड फॉर सुटेबल सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड इंक्रीज इन डिमांड फॉर वन लीड्स टू डिक्रीज इन अदर। वो भी बात है। कॉम्पिटिटिव यानी क्या, कॉम्पिटिशन। तो कॉम्पिटिशन तो भाई तभी हो पाएगा जब उसका सब्स्टिट्यूट गुड्स अवेलेबल हो। क्या मतलब हुआ, जैसे कोका कोला, कोक और पेप्सी, ठीक है, दोनों एक दूसरे का एकदम कंप्लीट सब्स्टिट्यूट, अच्छा सब्स्टिट्यूट है। दोनों का दाम 15-15 रुपये ही, यह बढ़ा ना हो। दोनों का दाम 50-50 रुपीज, वो 200 रुपये, 200 में नहीं, 200 ml का जो बोतल रहता है, ठीक है, दोनों का टेस्ट भी सेम ही लगता है, ठीक है। तो क्या अगर कोक का दाम बढ़ेगा तो क्या होगा, मान लीजिए इसका अपने दाम में 15 से बढ़ा करके सीधा 25 कर दिया, कोई पिया कोक नहीं, सब पेप्सी में स्विच मार जाएगा भाई, एक ही टाइप का टेस्ट लगता है, ठीक है। या फिर इसका नहीं बोलेगा तो 7 अप, माजा और स्लाइस, चलिए आपको उसमें डिफरेंस भी लगता हो तो माजा और तक हमको लगता है इसमें कोई डिफरेंस भी है, माजा और स्लाइस में दोनों सेम दिखता है। तो एक का प्राइस अगर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली कस्टमर छोड़ किसके पास चला जाएगा, है कि नहीं। क्या बोलते हैं हम लोग, कॉम्पिटिटिव गुड्स, यानी भाई कॉम्पिटिशन हो रहा है दोनों के बीच में। ड्राइव डिमांड, इसका मतलब क्या हुआ, ड्राइव डिमांड रेफर्स टू द डिमांड फॉर गुड्स और सर्विस दैट अराइज फ्रॉम डिमांड फॉर अनदर गुड्स। एक डिमांड का गुड्स दूसरा डिमांड को इंकरेज कर रहा है। जैसे क्या बात करते हैं, इस एग्जांपल में दिया हो क्या, आपको बेस्ट एग्जांपल तो कंस्ट्रक्शन और ऑटोमोबाइल्स का, कंस्ट्रक्शन बेस्ड है। देखिए अगर घर बनाना है, मान लीजिए अभी थोड़ा सा कुछ समय पहले गवर्नमेंट जो थी, प्रधानमंत्री आवास योजना में बहुत सारा घर बनाए थे, पर उसके कारण आपको आइडिया नहीं होगा, उसके कारण ब्रिक्स, जो ईटा सब जिसको हम लोग बोलते हैं, लाल कलर का जो ईटा होता है, वो ईटा सब का रेट में आग लग गया, स्काई रॉकेट चला गया।
सीमेंट का दाम में आग लग गया, छड़ का दाम में आग लग गई, क्या है ये आपका, क्या आपका ड्राइव डिमांड। डिमांड हो रहा है भाई घर बनाने का, लेकिन उसके साथ बढ़ गया डिमांड किसका, ईटा सबका बढ़ गया, डिमांड सीमेंट सबका बढ़ गया, डिमांड छड़ सबका, हीरो का रेट में एकदम आग लग गया है। आ रहा है समझ में हम क्या बोल रहे हैं? तो क्या बना घर रहे, लेकिन इन सब डिमांड को भी वो अपने पास खींच रहा है, ये वो बोलना चाह रहा है बच्चों। फिर डायरेक्ट डिमांड, डायरेक्ट डिमांड बोलिए चाहे कंज्यूमर डिमांड, जो डायरेक्टली कंज्यूमर को सेटिस्फाई करता है। जैसे क्या, डायरेक्टली सेटिस्फाई करने का मतलब है आपको भूख लग रहा था, भूख लग रहा था, आप खा लिए ब्रेड, तो क्या हुआ, आपको सीधा वो भूख को सेटिस्फाई कर दिया, तो क्या बोलते हैं लोग, डायरेक्ट डिमांड। ठीक है। फिर मान लीजिए आपको एकदम तलब था मोबाइल चलाने का, तो भाई आप इस्तेमाल किए और उसके बाद आप सेटिस्फाई हो गया, तो क्या आपका डायरेक्ट डिमांड। इनडायरेक्ट डिमांड जिसको हम लोग प्रोड्यूसर डिमांड है बोलते हैं, इनपुट डिमांड बोलते हैं, इसका मतलब क्या मतलब होगा, सुनिए। इनडायरेक्ट डिमांड रेफर्स टू डिमांड फॉर गुड्स दैट आर यूज्ड इन प्रोडक्शन और अदर गुड्स, प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, आसान भाषा में मशीन उशीन। ये देखिए, बड़ा बड़ा कंपनी मशीन खरीदती है, इससे फिर अलग मशीन बनाती है, मतलब मशीन नहीं अलग प्रोडक्ट बनाती है, तो क्या होगा, ये समझिए एक प्रकार से कैपिटल गुड्स का डिमांड। ठीक है, कैपिटल गुड्स होने के मशीन उशीन जो है, मशीन खरीदेगा तो मशीन से आप दूसरा कुछ बनाइएगा, ये है। ऑटोनोमस डिमांड बोलने का मतलब क्या है, जो डिमांड किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑटोनोमस डिमांड। तो ऑटोनोमस बोलने का मतलब क्या, बस अपना फ्रीडम है। पेरिशेबल डिमांड बोलने का मतलब क्या, ऐसा गुड जो जल्दी से, जिसका लाइफ ज्यादा लंबा समय तक नहीं रहता, वो बहुत जल्दी खराब होता है, जैसे क्या आपका फ्रूट्स, मिल्क, वेजिटेबल्स। सीजनल डिमांड, सीजन के हिसाब से चेंज होता है, जैसे क्या आपका आइसक्रीम गर्मी में ज्यादा बिकता है, आपका अम्ब्रेला रेनी सीजन ज्यादा बिकता है, तो ये क्या हो गया हम लोग का सीजनल डिमांड। तो ये था, काफी तरह का डिमांड हम लोग देख लिए, इतना बहुत सफिशिएंट है। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं शॉर्ट रन और लॉन्ग रन डिमांड का। इसका क्या मतलब होता है, देखिए, refers to the immediate or temporary demand that respond quickly to a change in price or income. Example, increased demand for cold drinks in summer. और long term demand बोलने का मतलब क्या है, refers to the demand over a long period, allowing consumer time to adjust their preference and habits, shift to electric vehicles over several years due to high use of high petrol price. क्या मतलब हुआ इसका, देखिए हम लोग जनरली क्या सोचते हैं भाई, शॉर्ट डिमांड मतलब सोचता है भाई एक साल तक उसका डिमांड ऐसे रही, ये इस तरह का डिफरेंशन सही डिफरेंशन नहीं है, चीजों को समझिए। शॉर्ट डिमांड बोलने का मतलब होता है कि इसका जो डिमांड है ना, पब्लिक कुछ पर्टिकुलर पीरियड के लिए तब करती है। ठीक है, जैसे क्या आपका जैसे सीजनल डिमांड जो था, जैसे डिमांड फॉर कोल्ड ड्रिंक इन समर। शॉर्ट डिमांड बोलने का मतलब है इस प्रोडक्ट का डिमांड केवल शॉर्ट पीरियड के लिए रहेगा, शॉर्ट पीरियड के लिए रहेगा। जैसे क्या आपका कोल्ड ड्रिंक हो गया, आपका आइसक्रीम हो गया, आपका रेनी सीजन में आपका अम्ब्रेला हो गया, ये हमेशा नहीं रहता। जैसे शादी का सीजन में बात कीजिएगा, मैरिज, मैरिज देखिए गर्मी टाइम में बहुत सारा लगन रहता है, दो टाइम होता है उसका, एक आपका अप्रैल से मई जून तक, और उधर आपको देखने को मिलेगा अक्टूबर नवंबर दिसंबर इस टाइप का लगन में, उस टाइप का उसका अलग अपना डिमांड है। बैंक्वेट हॉल को अगर बुक करना हो तो देखिएगा ये आपको बहुत पहले से बुक करना पड़ेगा, 6 महीना 5 महीना पहले बुक करना पड़ता है, पता है। इन केस अगर आपके भैया भाभी या दीदी, भाभी का शादी कैसे होगा, सॉरी, भैया या दीदी का शादी अगर होने वाला हो, तो अगर आपके पिताजी सोच रहे हो भाई शादी के ठीक 1 महीना पहले जाके हॉल बुक करेंगे, कभी नहीं कीजिएगा गलती, कम से कम 5-6 महीना पहले जाइए। भाई जिस रेट पे आप शादी करने वाले हैं उस लगन में बहुतों का शादी रहता है। ठीक है, तो ये सब क्या शॉर्ट डिमांड, मतलब उसका डिमांड एक पर्टिकुलर शॉर्ट पीरियड में होगा। ठीक है, और इसको क्विकली चेंज नहीं किया जा सकता, समझ में आ रहा है ना। सॉरी, मतलब शॉर्ट डिमांड में क्विकली चेंज कर सकते हैं, सॉरी उल्टा बोल रहे हैं, लॉन्ग टर्म में क्विकली चेंज नहीं कर सकते, शॉर्ट डिमांड में उसको क्विकली चेंज हो जाता है। जैसे क्या लिखा हुआ देखिए, इमीडिएट और टेम्पररी डिमांड्स रिस्पॉन्ड क्विकली टू द चेंज इन द प्राइस, एकदम समय एकदम क्विकली प्राइस के हिसाब से और इनकम के हिसाब से वो चेंज होने लगता है। लॉन्ग टर्म डिमांड जैसे उसका उल्टा है, इसमें कंज्यूमर लोग बहुत लंबा समय तक लेता है खुद को एडजस्ट करने के लिए उस डिमांड में, इसका जो डिमांड होगा बहुत लंबे समय बाद होता है, इतना इजीली चेंज नहीं होगा। जैसे एग्जांपल में था कि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में स्विच करना इतना आसान नहीं है, हजारों साल से नहीं, 100 साल से अगर हम लोग पेट्रोल से गाड़ी चला रहे हैं तो। ठीक है, तो ये दो तरह का डिमांड पढ़ना है बच्चों। अब आते हैं वो इंपॉर्टेंट चीज में जो आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लॉ ऑफ डिमांड। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम आपको कंफ्यूजन क्लियर कर देते हैं। लॉ ऑफ डिमांड बोलता क्या है सो समझिए, ये बोलता है भाई कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांड गिरेगा, अगर प्राइस गिरेगा तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगा, यानी किसी का दाम गिराइएगा तो उसका डिमांड बढ़ेगा, ये वो सिंपल भाषा में बोल रहा है। क्लियर है। अब दिक्कत ये है कि बच्चा लोग अपना रियल लाइफ में ये नहीं देख पाता है, वो कभी ऐसा नहीं देख पाएगा कि सर प्राइस गिरा हो तो उसका डिमांड घटा हो, नहीं, वो हमेशा इसका उल्टा देखता है। क्या देखता है वो लोग, देखता है
कि अगर किसी चीज का डिमांड बढ़ता है तो उसका प्राइस भी बढ़ जाता है, किसी चीज का डिमांड घटता है तो उसका प्राइस भी घट जाता है। आप लोग अपना रियल जिंदगी में हमेशा ये वाला पार्ट देखते हैं, ये वाला नहीं देखते हैं, ये नहीं देखने को मिलेगा आपको। तो इंटरेस्टिंग बात है, अगर आप ये देखते हो तो फिर सर ये क्या गलत कौन है, ये वाला गलत है, ये गलत, गलत कोई नहीं, दोनों सही है। ये है आपका मार्केट मैकेनिज्म, यानी कि प्राइस मैकेनिज्म। ये लॉ ऑफ डिमांड नहीं है, ये मार्केट डिमांड है। ये आपका पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में करता है। ये आपका पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मतलब कुछ खास पीरियड पे काम करता है, ये लंबे समय के लिए नहीं है। आपका जो लॉ ऑफ डिमांड लिखा हुआ है बच्चों, उसको दिमाग में अच्छा से याद रखिएगा। ये आपका, अगर आप बुक ठीक से पढ़िएगा, देखिए उसमें लिखा रहता है। अगर आपके पास संदीप गर्ग का किताब होगा, देखिएगा संदीप गर्ग का किताब मान के चलते आप पढ़ रहे होंगे, मैक्सिमम सीबीएसई का बच्चा लोग या कहीं का भी चलिए आप पढ़ रहे होंगे, उसमें देखिएगा लाइन लिखा था, लॉ ऑफ डिमांड इज एप्लीकेबल इन पीरियड ऑफ टाइम। वो लंबे समय के बाद दिखता है, इमीडिएट में नहीं दिखेगा, ये इमीडिएट में दिखता है। प्राइस मैकेनिज्म जो होता है, जो मार्केट मैकेनिज्म होता है, कैसे इमीडिएट में दिखता है, अरे आपको आसानी से दिख जाएगा। जैसे मान लीजिए होली है या न्यू ईयर है, न्यू ईयर है, न्यू ईयर तो ऑलमोस्ट हर कोई सेलिब्रेट करता है। अब न्यू ईयर में देखिएगा, अगर आपका घर में अब सब न्यू ईयर स्पेशल हो जाता है, तो भाई लोग जो 1 किलो मुर्गा खाता है, तो भाई 1 किलो से आज काम नहीं चलेगा, कम से कम 2 किलो लेकर के आओ, होता है ना। अब न्यू ईयर मिडिल क्लास वाले जो हम लोग फैमिली होते हैं या जो गरीब टाइप में होता है, उन लोग के खुशी का पल होता है भाई, वो नया साल। तो उसमें लोग करते क्या है, 1 किलो मुर्गा की जगह बाकी दिन सालों भर हम लोग 1 किलो खा रहे हैं, क्योंकि नया नया साल है भाई, तो थोड़ा सा दबा के खाएंगे। अब खाली खाने सकेगा, लेकिन ख्वाहिश, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, मानसिक सुख मिलता है। तो 1 किलो की जगह क्या करेंगे हम लोग, 2 किलो लाएंगे। इसी तरह बाकी सब भी करेगा, पूरा इंडिया वही करता है। जो 1 किलो खाता है वो ले लेगा 2 किलो, 2 किलो खाता ले लेगा 4 किलो, भाई पूरा आराम से खाएंगे, दम भर खाएंगे ऐसे। तो क्या किए आप, एक दिन के लिए, सिर्फ न्यू ईयर के लिए क्या, वो एकदम से डिमांड को क्या कर दिया, एकदम से बढ़ा दिए, है कि नहीं। हर कोई खरीदने आ गया, मतलब एकदम से डिमांड को आप एकदम आसमान में पहुंचा दिए और डिमांड को ऊपर पहुंचा दिया, लेकिन बेचने वाला नहीं ना बढ़ गया बच्चों। वही मुर्गा का दुकान है, जहां पर आप मुर्गा खरीदते होंगे, वही अगर 5 मुर्गा का दुकान है, वही 5 मुर्गा का दुकान है। और खरीदने वाला जो 100 लोग जो पहले 1 किलो खरीदता था, अब सबका सब बोल रहा भाई क्या तो 2-2 किलो खरीदेंगे, लेकिन नया साल का बात आ गया है, तो सप्लाई का पूर्ति नहीं ना हो पाएगा। आप कम पब्लिक को सप्लाई नहीं कर पाइएगा ना उतना कम समय में, तो क्या होगा, क्या होगा सोच के देखिए। खाना सबको है, लेना सबको है, सबका जेब भीतर पैसा है तो ही तो होगा क्या। उस दिन वो लोग क्या करेगा देखिएगा, आप लोग कभी भी जाके देखिए, फिर बोलेगा 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया, देखिएगा वो लोग दाम बढ़ा देगा किलो के हिसाब से। आपका होली में मिलेगा आपको देखने को ये सब चीज, आपको न्यू ईयर में मिलेगा। देखिए वो लोग, जो दुकानदार होगा बोलेगा बाबू आज तो नया साल है, तो बाकी टाइम आपको जो 150 रुपये किलो मिलता था, आज का रेट में 170 रुपये किलो मिलेगा। ठीक है दीजिए, आप भी खुशी खुशी लेते, कोई बात नहीं, नया साल है, चलिए कोई बात नहीं, याद कीजिएगा, जाइए कमा लीजिए। तो ये क्या, ये है आपका प्राइस मैकेनिज्म। आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा प्राइस मैकेनिज्म, ठीक है। ये है आपका लॉ ऑफ डिमांड। प्राइस मैकेनिज्म जो होता है ना बच्चों, ये प्राइस मैकेनिज्म ये वर्क करता है आपका पॉइंट ऑफ टाइम में, यानी एक कुछ खास पल के लिए होता है, कुछ खास पर्टिकुलर पीरियड के लिए होता है। अब वो कितना वो डिपेंड करता है उस इवेंट पे। अब जैसे बात करते हैं, जैसे क्या, जैसे देखिए एक और उदाहरण देते हैं ताकि आपको समझ में आए। सावन का महीना का बात करते हैं, सावन का महीना का बात करते हैं। नोटिस कीजिएगा, जो खासकर जो जिम उम जाता है या जो बच्चा लोग मतलब जो हरा सब्जी खाता है, देखिएगा सावन का महीना में जो ग्रीन वेजिटेबल्स है ना, उसका प्राइस बढ़ जाता है, देखिएगा। और जो लोग एग, मांस, मछली ये सब जो खाता, देखिए उनका प्राइस घट जाता है। क्यों, क्योंकि अब ये सावन का महीना में एक महीना तो भाई, तो 1 महीना होगा उसमें तो भाई भोले बाबा को पसंद करने में हम लोग बिजी है, ठीक है। 1 महीना बिजी रहते हैं, कोई नहीं खाता, एकदम डिमांड से क्या होता है, एकदम से आप लोग डिमांड एकदम लो कर देते हैं। तो लो करते क्या, ये लोग का भाई प्राइस गिराना पड़ता है। उसके बाद जो चिकन मटन जिसका भी रेट है डाउन जो भी ये देखेगा, तो उसको मजबूरी में रेट गिराना पड़ेगा। तो क्या होगा, देखिए डिमांड गिर गया तो क्या हो रहा है, प्राइस भी गिर रहा है कि नहीं। और ये जो हरा सब्जी का डिमांड, प्राइस क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि भाई अब मांस बचे तो खा नहीं रहे, हरा सब्जी ही खाएंगे। तो क्या हुआ, एकदम से डिमांड बढ़ गया, डिमांड बढ़ गया तो दुकानदार प्राइस भी बढ़ा देगा। ये खरीदोगे नहीं तो जाओगे कहाँ, अगर भोले बाबा को भी तो पसंद करना है कि नहीं। तो ये लॉजिक है, ठीक है। तो ये था बच्चों आपका क्या, लॉ ऑफ डिमांड। तो आई होप आपको समझ, दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा कि प्राइस मैकेनिज्म यानी कि मार्केट मैकेनिज्म में क्या अंतर है। अगर आप ध्यान से देखिएगा और भी इसमें चीज, तो देखिए हम लिखे क्या था, उसमें लिखे थे क्या, प्राइस डिमांड, प्राइस अगर इंक्रीज करता है तो क्वांटिटी डिमांड गिरता है, और अगर प्राइस गिरता है तो यहाँ पर क्वांटिटी डिमांड बढ़ता है। यहाँ पर देखिए हम उल्टा लिखे थे, यहाँ लिखे थे अगर डिमांड बढ़ता है तो प्राइस बढ़ता है, डिमांड घटता है तो प्राइस घटता है। सर अंतर क्या, अंतर है, समझिए।
यहाँ पर प्राइस बढ़ रहा है, कस्टमर अपना प्रोडक्ट का प्राइस को खुद से बढ़ा रहा है और उसके बाद देख रहा है कि मेरा डिमांड पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। हम प्राइस को बढ़ा के देख रहे हैं भाई, अगर हम प्राइस को बढ़ाते हैं तो मेरा कितना कस्टमर छोड़ के जाता है, प्राइस अगर घटाते हैं तो नया कस्टमर कितना आता है। यानी कि यहाँ प्राइस आपका इंडिपेंडेंट है, प्राइस क्या आपका इंडिपेंडेंट है, उसको आप दुकानदार एज ए दुकानदार अपने इच्छा से बढ़ाएं। मान लीजिए आप एक बोतल बेचते थे, ठीक है, आपका बॉटल का बिजनेस है, उसका दाम पहले 50 रुपए था, अब आप क्या किए, अब बढ़ा के दिए 60 रुपए कर दिए। अब देख रहे हैं भाई, तो पहले मेरे पास 100 कस्टमर आता था, अब कितना कस्टमर घट रहा है। तो पहले आप प्राइस को बढ़ाए हैं, तो आपका जो प्राइस क्या यहाँ पर इंडिपेंडेंट है, और ये जो डिमांड है उसके ऊपर डिपेंडेंट है कि प्राइस को बढ़ाने से क्या रिस्पॉन्स आएगा मेरा कस्टमर का। जो पहले 100 जो मेरा कस्टमर था उसमें से कितना छोड़ के चल जाएगा, क्या 10 कस्टमर छोड़ के चल जाएगा कि 20 कस्टमर छोड़ के चल जाएगा। तो इसीलिए बोलते हैं बच्चों, यहाँ पर प्राइस आपका इंडिपेंडेंट है और आपका डिमांड उस पर डिपेंडेंट है। ये अलग है, ये उल्टा है। देखिए यहाँ पर दुकानदार वाला जो मुर्गा उर्गा बेच रहा था, जिसका एग्जाम्पल आपको दिए, वो प्राइस इसलिए अपने से नहीं बढ़ाया। बात को समझिए, आप पहले डिमांड बढ़ाएं, उसके बाद वो प्राइस को बढ़ाया है। आप डिमांड घटाएं, सावन का महीने में नहीं खाएंगे बोल करके, तो उसको मजबूरन में गिराना पड़ा है। दोनों में अंतर है। यहाँ पर आपका क्वांटिटी डिमांड आपका इंडिपेंडेंट है और प्राइस उसके ऊपर डिपेंडेंट है। जितना एक्सेस डिमांड कीजिएगा उतना प्राइस उसका ऊपर जा रहा है। यहाँ पर आपका क्वांटिटी डिमांड आपका इंडिपेंडेंट है और प्राइस वहां पर डिपेंडेंट है। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड में उल्टा है। यहाँ पर आप एज ए बिजनेसमैन पहले प्राइस को बढ़ा या घटा रहे हैं। पहले प्राइस को या तो आप बढ़ाए हैं या तो पहले प्राइस को आप घटाए हैं, और उसके बाद वेट कर रहे हैं कि मेरा कस्टमर का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। इसको बोलते हैं बच्चों सही मायने में लॉ ऑफ डिमांड। क्लियर? आई होप किसी प्रकार का आपको मन में डाउट नहीं रहा होगा। अच्छा, अब एक और चीज है इसमें, देखिए लॉ ऑफ डिमांड जब हम लोग पढ़ते हैं तो लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, या अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट की जगह बहुत जगह लिखा है अदर थिंग रिमेनिंग सेम। अब इस लाइन का मतलब को बच्चा लोग को समझ में नहीं आता है, कभी समझ में नहीं आता है। बस तो लोग रट लेगा। इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं भाई सेट्रस पेरिबस। कहाँ ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेट्रस पेरिबस। कि अदर फैक्टर जो है वो कांस्टेंट होता है, ये उसका मतलब लोग बस बता देगा। होता क्या है नहीं पता, होता क्या बच्चा लोग को नहीं पता होता है। बस खाली उसका बस मतलब जान गया कि भाई सेट्रस पेरिबस, सेट्रस पेरिबस बोले का मतलब क्या कि अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, बाकी वेरिएबल्स कांस्टेंट रहे। ठीक है, तो क्या मतलब वो क्यों कांस्टेंट रहे, सवाल है क्यों कांस्टेंट रहे, क्या एक्चुअल मतलब क्या, कोई एग्जांपल देके कुछ समझाइएगा तब समझ में आपको अच्छा से आएगा। ठीक है, और आगे डिफरेंशिएशन तो इस तरह बचा डिमांड का कि द क्वांटिटी डिमांड फॉर गुड्स फॉल एंड प्राइस इंक्रीजेस और डिमांड राइजेस और प्राइस फॉल। इस टाइप से वो सिंपल सा वही लॉजिक में लिखा हुआ भाई कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा और अगर प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा। ये सिंपल सा लॉ ऑफ डिमांड। बात करते हैं सेट्रस पेरिबस का। क्या इसका मतलब वो सेट्रस पेरिबस का, कि क्या मतलब वो अदर थिंग रिमेनिंग सेम बोलने पे। अब ये है उसका सेट्रस पेरिबस, यानी कि ये सब है उसका एजम्पशन, ये सब कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे क्या, कंज्यूमर का इनकम, उसका टेस्ट प्रेफरेंस, प्राइस रिलेटेड गुड्स, नो चेंज इन फ्यूचर प्राइस, और ये पॉपुलेशन मार्केट्स है। सर क्या होगा अगर ये चेंज आए, ये तो बात है जो आप लोग समझते नहीं है। अगर सेट्रस पेरिबस कांस्टेंट नहीं रहे तो ये जो लॉ ऑफ डिमांड है ना, कि प्राइस बढ़ने पे डिमांड घटेगा, प्राइस घटने पे डिमांड बढ़ेगा, ये काम ही नहीं करेगा। जैसे क्या, सुनिए, जैसे ये कैसे काम नहीं करेगा सुनिए बताते हैं। मान लीजिए आप एक हैं, आप एक हाइपोथेटिकल उदाहरण दे रहे हैं। मान लीजिए भाई आप आपको आप हेल्थ कॉन्शियस पर्सन है, आप डेली कोकोनट पीते थे अपना हेल्थ के लिए। ठीक है, एडिक्शन नहीं है आपको, बस अपना हेल्थ के लिए पीते हैं। अब मान लीजिए आप बाहर भी रहते हैं, रूम रेंट लेकर के रहते हैं, और उसमें से 10,000 रुपये आपका टोटल खर्चा आता है आपके पिताजी की तरफ से। उसमें से आप 2,000 रुपये ना रखते थे कि भाई हम 2,000 में मान लीजिए, ऐसे समझ लीजिए कि 50 रुपये करके है एक डॉलर का दाम। उसको आप टारगेट रखते थे कम से कम आप क्या 15 दिन पीजिएगा। तो सबसे कितना हो गया, 15 तिया 15 64, अरे 15 हाँ 750 रुपये होगा। मान लीजिए आपका बजट इतना था कि भाई आप 750 रुपया नारियल पानी पीने के लिए निकाल के रखे, 2,000 नहीं, मान लीजिए 750 रुपये निकाल के रखे थे। उसमें 50 रुपये के हिसाब से आप 15 दिन तक पी सकते थे, आपको अच्छा लगा पीने में, आप पीते थे। अब लॉ ऑफ डिमांड क्या बोल रहा है कि अगर ये सेलर, जो भी सेलर जिससे भी आप पीते थे, अब ये सेलर क्या किया, इस 50 रुपये का दाम बढ़ा दिया, सीधा 100 रुपये कर दिया, मान लीजिए सीधा 100 कर दिया। तो क्या आप 15 दिन पी पाइएगा, नहीं पी पाइएगा। आपका बजट में फिट ही नहीं बैठा भाई। आपके पास 750 रुपया तो ही है, मतलब मुश्किल से आप 7 से गुना कीजिएगा, यानी 700, यानी कि आप मुश्किल से केवल 7 दिन पी पाइएगा। मुश्किल से 7 दिन पी पाइएगा। मतलब क्या, आप जो पहले 15 दिन पीते थे अब कितना पी रहे हैं, 7 दिन पी रहे हैं। यानी कि जो पहले आप 15 क्वांटिटी ऑफ नारियल पीते थे, अब कितना नारियल पी रहे हैं, केवल 7 क्वांटिटी पी रहे हैं। मजबूरी, आपका बजट। तो इस केस में होगा क्या कि देखिए, इस केस में देखिए क्या देखने को मिल रहा है कि दुकानदार अपना प्राइस को 50 से बढ़ाकर कितना कर दिया, 70। तो भाई आपका क्वांटिटी डिमांड गिर गया। पहले जो आप 15 पीते थे
15 नारियल पानी पी लेते थे, कितना हो गया, अब 15 से गिर करके वो 7 हो गया। तो क्या देखने को मिला कि प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी डिमांड आपका गिर गया। ये है आपका लॉ ऑफ डिमांड। यहाँ तो ठीक था। अब सेट्रस पेरिबस बोलता है कि भाई अगर आपका ये बाकी सब फैक्टर अगर कांस्टेंट ना रहे तो क्या दिक्कत आएगा। अब देखिए क्या दिक्कत आएगा। पहले क्या देखने को मिला था भाई कि 50 रुपए दाम था, ठीक है, 50 रुपए दाम था, 15 दिन पीते थे, कितना 750 रुपए के हिसाब से। और जब ये बढ़ गया, मान लीजिए इसका दाम बढ़कर कितना हो गया, तो 100 हो गया था, तो अब आपको पीने में दिक्कत हो रहा था, ठीक है। अब इसी बीच में जो आपके पिताजी आपको जो 10,000 भेजते थे, वो किसी कारण से खुश हो गए या उनको लगा कि ठीक है चलो आपका पिताजी का प्रमोशन हो गया। अब आपका पिताजी बोले कि बेटा तुम भी खुश रहो, हम भी खुश रहेंगे, तुम भी खुश रहो, अब तुमको 10,000 नहीं, अब तुमको मंथली 20,000 भेजेंगे। आपका इनकम बढ़ गया। इनकम बढ़ गया तो भाई आपको ये अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब तुम 100 कर दिया ना, कोई बात नहीं, हम भी इसको 1500 कर देंगे, बहुत पैसा है मेरे पास, अब मेरे पास 20,000 रुपये आता है भी खर्चा करने को। तो क्या होगा, अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब आराम से आप 15 दिन पी सकते हैं। कितना लगेगा, 1500 रुपये निकाल देंगे, बहुत पैसा है, पर सीधा मेरा इनकम डबल हो गया। तो क्या आप सोचिए अगर आपका इनकम 10 से 20 हो गया, अब चल ठीक है 50, ये भी 50 से 100 होगा, तो क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आराम से आप उसको अफोर्ड कर लीजिएगा। पहले आपको दिक्कत था ना कि पहले आप उसको अफोर्ड नहीं कर पाते, क्योंकि भाई आपको बजट आपको अलाउ नहीं कर रहा था, आपको बाकी जगह पैसा खर्चा करना है, आपको फूड में, रेंट में, ये सब में, है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या देखिए, इनकम बढ़ने से ये लॉ काम ही नहीं कर रहा है। आपको इनकम क्या हुआ देखिए, वो आपका 50 से 100 किया, 50 से 100 किया, क्या मतलब प्राइस को बढ़ाया, तो क्या आपका डिमांड घटा, नहीं डिमांड तो नहीं घटा। आप भाई पहले भी 15 पीते थे, अब भी 15 पीजिएगा, तो भाई मेरा इनकम बढ़ गया। तो ये है बच्चों को सेट्रस पेरिबस बोलने का मतलब है, कुछ आप ऐसे सीखे होंगे। आगे बढ़ते हैं, ये उसको देखिए, उसको हम लोग एक्सप्लेन कैसे करते हैं, सिंपल सा है। देखिए प्राइस गिर रहा है, आपका डिमांड बढ़ रहा है, ठीक है, देखिए 10 था, 50, उसके बाद 60, 70, 80, ये सिंपल सा क्वांटिटी डिमांड बढ़ रहा है। इसको ग्राफ में दिखाते हैं, ये ग्राफ है, ठीक है। अब इसको अब लेवल कर लीजिएगा। इसको बोलते हैं क्या, ये जो शेप है ना, इसका डाउनवर्ड स्लोपिंग है। डाउनवर्ड स्लोपिंग बोलने का मतलब होता है, सिंपल बोलचाल भाषा में डाउनवर्ड स्लोपिंग बोलने का मतलब होता है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, ठीक है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, मतलब प्राइस बढ़ेगा तो आपका क्वांटिटी डिमांड गिरेगा, प्राइस गिरेगा तो क्वांटिटी डिमांड आपका बढ़ेगा। ये शेप जो है ना, उसी चीज को दर्शाने का काम करता है। कैसा होता है, बिल्कुल होता है। जैसे देखिए, पहले हम लोग का इतना प्राइस पे इतना क्वांटिटी था, ये P0 था तो ये Q0 था, ठीक है। अब देखिए, अब आप प्राइस को ऊपर कर दिए, प्राइस को ऊपर कर दिए, देखिए आप प्राइस को ऊपर कर दिए, अब प्राइस चला गया आपका यहाँ, और आपका डिमांड कहाँ आ गया, ये यहाँ तक आ गया, ये वाला Q1 तक आ गया। तो देखिए कितना कितना अंतर है। पहले आप डिमांड करते थे यहाँ, पहले आप डिमांड करते थे पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, Q0 तक, यहाँ से यहाँ तक। अब क्योंकि प्राइस बढ़ गया तो अब आपका नया डिमांड कहाँ तक है, अब आपका नया डिमांड केवल यहीं तक है, इतना दूर में ही है कि नहीं। अगर इसको हम नंबर में प्लॉट करते था तो आपको अच्छा दिखता। तो आपको आई होप ये ग्राफ समझ में आ गया बच्चों। इसका उल्टा भी होता है, इसका उल्टा भी होता है, इसका उल्टा भी हो सकता है। तो देखिए, पहले यहां तक था प्राइस, पहले इतना तक था, तो भाई इतना इतना आपका प्राइस था, तो इतना आप इतना यहाँ Q0 तक सेल कर पाते थे। अब आप प्राइस बढ़ा दिए, उल्टा कर रहा है, प्राइस आप घटा रहे हैं, मान के चलिए प्राइस घटा दी, यहाँ पर आ गए P2 में आ गए, तो यहाँ से देखिए ये यहाँ तक चला गया। तो जो पहले आप केवल इतना बेचते थे, इतना ही दूर बेच पाते थे, अब कितना बेच पा रहे हैं बच्चों, अब आप यहाँ से यहाँ तक बेच रहे हैं। वो आपका प्राइस गिरा तो देखिए डिमांड बढ़ गया। यहाँ क्या देखने को मिल रहा है आपको, देखने को मिल रहा है कि भाई प्राइस गिरा तो आपका डिमांड यहाँ पर बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पर प्राइस गिर गया तो यहाँ आपका डिमांड यहाँ से इतना दूर एक्स्ट्रा बढ़ा है कि नहीं। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये आपका है क्या, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, ठीक है। शेप ऑफ डिमांड कर्व कैसा रहता है आपका, डाउनवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। इसी को बहुत बार हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव स्लोपिंग, ठीक है। नेगेटिव स्लोपिंग बोले नेगेटिव रिलेशनशिप, जैसे लिखा ना इनवर्स रिलेशनशिप, या फिर बोले क्या नेगेटिव रिलेशनशिप। जब भी ये वर्ड दिखा आपको, डाउनवर्ड स्लोपिंग, नेगेटिव स्लोपिंग या नेगेटिव स्लोप, सिंपल मतलब ये है कि अगर एक बढ़ रहा है दूसरा घटेगा, सिंपल सा मतलब है। और अगर एक एक घट रहा है तो दूसरा बढ़ेगा, सिंपल सा, बस एक मतलब दोनों उल्टा चलेगा एक दूसरे का। तो ये हो गया। अब क्वेश्चन है भाई डिमांड कर्व आके डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व क्यों होता है, उसका कारण बताइए। एग्जाम में पूछा गया था कि भाई उसका कारण क्या है कि डिमांड आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है। एक है आपका क्या, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, या पढ़े होंगे आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टॉपिक में, आपको भी हम पढ़ा है। यहाँ पर क्या बोलते थे, जैसे जैसे आपका कंजम्पशन जैसे जैसे आप इंक्रीज कीजिएगा तो आपका यूटिलिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा।
आप ये गुपचुप वाला एग्जाम्पल सुने होंगे कि गुपचुप को खाते 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 चलिएगा तो क्या होगा, आपका यूटिलिटी धीरे धीरे गिरने लगेगा। तो ये क्या बस वही तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोल रहा है भाई कि जैसे जैसे कंजम्पशन को आप इंक्रीज कीजिएगा आपका यूटिलिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। इसलिए क्या आपका लॉ ऑफ डिमांड नेगेटिव स्लोप में है, डाउनवर्ड स्लोप में है। सब्स्टिट्यूट इफेक्ट ये भी सेम लॉजिक पे है। अगर आप अपना प्रोडक्ट का दाम बढ़ाइएगा, अपना प्रोडक्ट का दाम बढ़ाइएगा तो आपका कस्टमर छोड़े कहाँ होगा। आप अपना प्रोडक्ट का दाम बढ़ाइएगा तो आप जो आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स है, मान लीजिए गुड 1 है, इसका प्राइस बढ़ता है तो क्या होगा, गुड 2 का कस्टमर बढ़ जाएगा, इसका डिमांड बढ़ जाएगा। प्राइस बढ़ा इसका लेकिन डिमांड बढ़ता है इसका, वो कैसे, वो नीचे आपको सब्स्टिट्यूट गुड्स में बताएंगे। ठीक है। इनकम इफेक्ट यहाँ भी सेम है कि मान लीजिए भाई पहले आप गरीब थे तो आप 10 रुपए का लाइफ साबुन से नहाते थे। ठीक है। अब आपका इनकम बढ़ा, आपका जब इनकम बढ़ेगा तो क्या होगा, अब आप स्विच मारिएगा अच्छा सामान में तो क्या होगा, आपका नॉर्मल सामान का भी आप डिमांड बढ़ा दिए। और इसका उल्टा भी होता है तो मान लीजिए आप बहुत खराब काम कर रहे थे, आपका सैलरी घटा दिया गया तो क्या होगा, जो पहले आप अच्छा अच्छा चीज इस्तेमाल करते थे अब आप खराब चीज का डिमांड कीजिएगा, यानी कि इनफेरियर गुड्स का उसका डिमांड बढ़ाइएगा। ठीक है। और नॉर्मल गुड्स का क्या होगा, घट जाएगा। इसको भी डिटेल में देखेंगे नीचे। अब नया कस्टमर अगर आ गया तो है तो ओवरऑल डिमांड बढ़ेगा घटेगा ही। ठीक है। और मल्टीपल यूज किसी का अगर मल्टीपल यूज है किसी भी सामान का तो वैसा वो भी एक अलग फैक्टर है। समझा बच्चों, ये कुछ कुछ फैक्टर था। अब यहाँ से देखिए, अब हम लोग यहाँ से आपको जो सीखने का चीज है इंपॉर्टेंट, यहाँ से आप सीखिएगा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें क्या बोल रहा है, व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड या कॉजेज ऑफ चेंज इन डिमांड या शिफ्ट इन डिमांड कर्व और नॉन प्राइस फैक्टर अफेक्ट। अब क्वेश्चन को जितना तरीका से पूछ सकता था हमारे तरीका को लिख दिए। अगर पूछा क्वेश्चन में व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, यही आंसर जाएगा जो हम बताएंगे। अगर पूछा व्हाट आर द कॉज ऑफ चेंज इन डिमांड, क्या चेंज इन डिमांड, तब भी यही आंसर जाएगा। या पूछा व्हाट आर द कॉज ऑफ शिफ्ट इन डिमांड, तब भी यही आंसर जाएगा। या पूछा व्हाट आर द नॉन प्राइस फैक्टर अफेक्ट डिमांड, तब भी यही आंसर जाएगा। अब वो कैसे पूछेगा देख लीजिएगा, ये सारा तरीका आपको हम बता देंगे। ठीक है। सेम क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछ सकता है, हम आपको तरीका भी बता देंगे। अब देखिए पहला फैक्टर क्या है, इनकम ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर का इनकम है तो कंज्यूमर का इनकम को हम लोग दो भाग में लेते हैं, एक हम लोग लेते हैं क्या नॉर्मल गुड्स में, एक लेते हैं हम लोग इनफेरियर गुड्स में। नॉर्मल गुड्स में इनकम कैसे काम करता है सो देखिए। नॉर्मल गुड्स में, नॉर्मल गुड्स का इनकम कुछ इस प्रकार काम करता है बच्चों कि अगर आपका इनकम बढ़ता है तो आपका नॉर्मल गुड्स का डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा। तो भाई इनकम बढ़ेगा तो आप अच्छा चीज खाएंगे, अच्छा चीज इस्तेमाल करेंगे, है कि नहीं। अगर इनकम गिरता है तो आपको नॉर्मल गुड्स का क्या होगा, डिमांड भी गिर जाएगा। तो भाई पैसा कम है तो उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते तो सस्ता वाला इस्तेमाल करेंगे। तो ये था ये लॉ सिंपल सा। ठीक है। अब ये जो ग्राफ है उसी को दर्शाता है कि मान लीजिए पहले ये डिमांड था। ठीक है। अगर इनकम बढ़ता है तो क्या होगा, आपका ये डिमांड का शिफ्ट होगा। याद रखिएगा शिफ्ट वर्ड इस्तेमाल होता है अगर सीधा आपका ये इधर आगे बढ़ता है तो खिसक के आगे जाता है तो। ठीक है। अब वो राइट वर्ड शिफ्ट या तो फिर लेफ्ट वर्ड शिफ्ट, डिमांड अगर बढ़ा तो राइट वर्ड शिफ्ट, घटा तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। ठीक है। तो याद रखिएगा बच्चों, चेंज इन डिमांड में आपका हमेशा कर्व क्या होता है, शिफ्ट होता है, पिवट नहीं होता। पिवट और रोटेट नहीं होता, क्या होता है आपका, शिफ्ट होता है। तो कीवर्ड को याद रखिएगा, क्या आपका शिफ्ट। ठीक है। तो ये था आपका नॉर्मल गुड्स को लेकर के। ठीक है। नॉर्मल गुड्स को लेकर के सिंपल ये है भाई कि अगर इनकम बढ़ता तो हम लोग नॉर्मल गुड्स का कंजप्शन बढ़ा देंगे और अगर इनकम घटता तो नॉर्मल गुड्स का कंजप्शन घटा देंगे। तो सिंपल समझिए ना। मान लीजिए देखिए एक सोप है, एक का दाम 10 रुपया, एक का दाम 20 रुपया है। ठीक है। ये खराब है, ये मान लीजिए इन्फीरियर क्वालिटी का है और ये थोड़ा सा नॉर्मल है। तो सोचिए अगर सबका इनकम बढ़े, आपके जैसा बाकी जितना भी पब्लिक है सबका अगर इनकम को अगर बढ़ा दिया जाए तो हर कोई इसको छोड़ के इसको जाएगा कि नहीं यूज करने, तो क्या होगा, इसका डिमांड बढ़ेगा कि नहीं। तो यहाँ पर यह लिखा हुआ है बच्चों कि अगर इनकम बढ़ता है तो नॉर्मल गुड्स का डिमांड भी बढ़ेगा, इसका उल्टा भी होता है ना। तो ये था नॉर्मल गुड्स का। और जब बात कीजिएगा इन्फीरियर गुड्स का तो यहाँ पर उसका जस्ट उल्टा होगा, है कि नहीं। जैसे मान लीजिए आपका इनकम बढ़ा, ठीक है, ये था आपका 10 रुपये वाला गुड्स और इधर आपका 20 रुपये वाला सामान। ठीक है। तो अगर आपका इनकम बढ़ता है तो क्या आप इन्फीरियर गुड्स को ज्यादा इस्तेमाल कीजिएगा कि नॉर्मल गुड्स को इस्तेमाल कीजिएगा। ऑब्वियसली इसको छोड़ के आप जाइएगा इसके पास। तो आपका इनकम बढ़ा है तो थोड़ा अच्छा सामान इस्तेमाल करेंगे। तो इनकम बढ़ने से क्या होता है, आपका इन्फीरियर गुड्स का डिमांड गिरता है कि नहीं। जो पहले आपकी तरह 10 रुपये वाला बहुत कुछ साबुन इस्तेमाल करता था, अब सब उठ के कहाँ चल दिया, अब सब चला गया भाई 20 रुपये साबुन के पास। तो क्या हुआ, इनकम बढ़ा तो आपका जो इन्फीरियर गुड्स है उसका डिमांड गिर गया। क्यों, सब कोई इन्फीरियर गुड्स को छोड़ के चला गया 20 रुपये के पास, क्योंकि सबका इनकम बढ़ा है, सबका पैसा बढ़ा है, इसलिए सब कोई इस पर स्विच कर गया। इसका उल्टा भी होता है। ठीक है। कि अगर इनकम घटता है मान लीजिए तो जो यहाँ पर 10 रुपये का सामान अब 20 रुपये के थे, तब इनकम जब हाई था तो हम लोग क्या करते थे, ये वाला गुड्स इस्तेमाल करते थे।
अब इनकम गिर गया है, पैसा सैलरी कट गया है, तो सैलरी कट गया क्या होगा, अब हम लोग सस्ता के सामान की तरफ आएंगे, ठीक है। तो इनकम गिरा तो क्या हुआ, आपको का जो इन्फीरियर गुड्स है, इन्फीरियर गुड्स है तो उसका क्या हुआ, उसका हम लोग का डिमांड, इन्फीरियर गुड्स का डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया। ये लॉजिक है, समझ में। तो सिंपल बोलचाल भाषा में यही था बच्चों कि इनकम बढ़ता है तो जो नॉर्मल गुड्स है भाई उसको क्या करेंगे, जब पैसा बढ़ गया तो अच्छा सामान खाएंगे, उसका यानी कि उसका डिमांड बढ़ेगा। अब यहाँ पर उल्टा देखिए, इन्फीरियर गुड्स में क्या है कि अगर इनकम बढ़ता है तो भाई अब है क्या कि इनकम बढ़ गया तो भाई खराब सामान अब क्यों खाएं, जिनके पास तो 10 रुपए चीज से खा रहे थे, 10 रुपए साबुन सामान का बढ़िया साबुन लगाएंगे, तो क्या होगा आपका इन्फीरियर गुड्स का डिमांड यहाँ पर घट जाता है, इन्फीरियर गुड्स का डिमांड घटता है यहाँ पर, याद रखिएगा, ठीक है। तो आपका इनकम बढ़ा इसलिए, यहाँ पर देखिए आपको इनवर्स रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है, यानी कि इनकम बढ़ रहा है तो आपका यहाँ पर इन्फीरियर गुड्स का डिमांड घट रहा है, इनवर्स रिलेशनशिप, समझ में। देखिए इनवर्स रिलेशनशिप है और इसमें क्या आपका पॉजिटिव रिलेशनशिप है, ये डायरेक्ट रिलेशनशिप, यानी कि इनकम बढ़ रहा है तो नॉर्मल गुड्स का डिमांड भी बढ़ रहा है, इनकम घट रहा है तो नॉर्मल गुड्स का डिमांड भी घट रहा है। इसका आपका जो इन्फीरियर गुड्स है इसका आपका इनवर्स रिलेशनशिप पे है, यानी कि इनकम अगर बढ़ता है तो इन्फीरियर गुड्स जो है इसका डिमांड गिरता है, इनकम अगर घटता है तो इन्फीरियर गुड्स का डिमांड बढ़ता है। ऑब्वियस सी बात है कि भाई जब इनकम बढ़ा तो हम लोग सस्ता से अच्छा चीज में चले गए, और जब घट गया तो भाई अब तो वही पुराना सहारा, तो खराब अच्छा चीज को छोड़ के फिर खराब में आएंगे। तो ये था बच्चों। अच्छा, प्राइस रिलेटेड गुड्स, प्राइस रिलेटेड गुड्स आपको दो तरह गुड्स पढ़ना है, एक है आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक है आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। किसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स, पर वो समझ लेते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स बोलने का मतलब होता है जिसको एक दूसरे के जगह पे आराम से इस्तेमाल किया जा सके और जो फुल सेटिस्फाई दे, फुल सेटिस्फैक्शन दे। जैसे क्या आपको जो उदाहरण दिए थे आपका कोका कोला और पेप्सी, हटाइए स्लाइस और मजा, स्लाइस और मजा, ठीक है, दोनों सब्स्टिट्यूट है कि नहीं। अगर किसी कारण से स्लाइस का दाम बढ़ा घटा तो छोड़ के आप कहाँ भागिएगा, मजा के पास, भाई सेम ही तो लगता है पीने में, हमको तो लगता है दोनों में कोई अंतर है। या मजा का प्राइस बढ़ा तो आप इसको छोड़ के इसके पास आइएगा। जो क्या बोलते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूट गुड्स, मार्केट में भाई तुम नहीं तो कोई और ले लेंगे, अगर तुम्हारे जैसा ही तो वो चीज है, समझ में आया। तो यहाँ पर क्या होता है, इसका रिलेशनशिप आपको देखने को मिलेगा क्या, डायरेक्ट। इसमें होता क्या देखिए, इसे बच्चा लोग को ना बहुत कंफ्यूजन होता है, तो पढ़िए एक बार क्या लिखा हुआ है। इफ द प्राइस ऑफ वन सब्स्टिट्यूट गुड्स, एग्जांपल टी, मान लीजिए, अच्छा एनसीईआरटी का सुन लीजिए, टी एंड कॉफी, ये एग्जांपल एनसीईआरटी का। अगर हम कुछ नहीं, आपको लगा होगा तो बहुत वाहियात एग्जांपल है, कहाँ टी का स्वाद, कहाँ कॉफी का टेस्ट, ये तो कोई एंगल से लोग सब्स्टिट्यूट गुड्स नहीं है, पर एनसीईआरटी में यही सब्स्टिट्यूट गुड्स है, समझना। एनसीईआरटी का एग्जांपल यही है, टी एंड कॉफी, उसका फेमस एग्जांपल है, याद रखिएगा, सब्स्टिट्यूट गुड्स का फेमस एग्जांपल टी एंड कॉफी, ठीक है। अब ये वर्क कैसे करता है देखिए, इफ द प्राइस ऑफ वन सब्स्टिट्यूट गुड्स, मान लीजिए टी का दाम किसी कारण से बढ़ता है, तो जो कंज्यूमर होगा क्या होगा, वो अदर गुड्स की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, एग्जांपल कॉफी की तरफ। टी का देखिए, मान लीजिए टी का पैसा दाम बढ़ा तो टी तो महंगा पड़ने लगा ना। मान लीजिए पहले भाई उसका पैकेट के चाय पत्ती का दाम 10 पड़ता था, सबको खरीदने जाने 10 पड़ता था, अब इसका दाम बढ़ाकर कंपनी वाला मान लीजिए 30 रुपये कर दी है, तो आदमी को लगेगा नहीं 30 रुपये में तो कॉफी मिल जाएगा, और सब्स्टिट्यूट गुड तो ही पीने में जैसा लगता है। देखिए हमको मत बोलेगा कॉफी जैसा नहीं लगेगा, हम हमारा बोल रहे हैं कि एनसीईआरटी एग्जांपल है, आप इसको ना चेंज कीजिए। मान लीजिए कोका कोला है, ठीक है, कोका कोला का दाम बढ़ा 10 रुपये से 30 रुपये हो गया, या और थोड़ा सुटेबल लीजिए, माजा इधर है, इधर स्लाइस है, माजा का दाम बढ़ गया, कितना हो गया आपका, 10 से कर दिया गया 30, तो आपको लगा ना कि कौन माजा पिएगा यार, स्लाइस पियेंगे, वो और अभी भी 10 रुपये मिल रहा है, अभी भी 10 रुपये मिल रहा है, उसी का दाम सेम टेस्ट होगा नहीं, इसको इसका कस्टमर छोड़ के किसके पास चल जाएगा, सब स्लाइस के पास चल जाएगा। तो क्या देखने को मिला कि अगर मान लीजिए अगर माजा का दाम अगर बढ़ता है, सॉरी प्राइस बढ़ा किसका, माजा का, प्राइस जो है इंक्रीज किया किसका, माजा का, लेकिन जो डिमांड है वो किसका इंक्रीज कर गया, आपका स्लाइस का। तो ये हो रहा है बच्चों, यहाँ पर पहले इसी बात को ध्यान रखिएगा, प्राइस बढ़ता है आपका एक गुड्स का और डिमांड बढ़ता है आपका दूसरा गुड्स का। यहाँ पर बच्चा लोग ना सोचता है सर यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड काम क्या नहीं कर रहा है, ऐसा सोच लेता है। अरे प्राइस बढ़ाए हम माजा का, लेकिन डिमांड बढ़ाए किसका, स्लाइस का, क्योंकि सब्स्टिट्यूट गुड्स है ना बच्चों, क्योंकि आपका ये सब्स्टिट्यूट गुड्स है, इसको समझिए, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड अपनी जगह काम तो कर ही रहा है, देखिए कैसे काम कर रहा है। मान लीजिए इधर माजा था, तो माजा इधर माजा था, जब माजा अपना प्राइस बढ़ाया तो उसका डिमांड तो गिर ही गया, कैसे गिरा, सारा कस्टमर उठे कहाँ चला गया, स्लाइस के पास, समझ में। स्लाइस अपना प्राइस कुछ नहीं किया, प्राइस अपना वो फिक्स रखा, बस क्या उसका डिमांड अपने आप बढ़ गया, कैसे बढ़ गया भाई, क्योंकि माजा अपना प्राइस बढ़ा दिया, ये जब अपना प्राइस बढ़ाया इसका डिमांड तो गिर ही गया, पर कैसे गिरा, ये माजा पीने वाला सब उठ के चला गया कहाँ,
स्लाइस पीने, क्योंकि भाई सब्स्टिट्यूट गुड्स था भाई, तुम्हारे साथ एकदम सिमिलर टेस्ट देता है स्लाइस। तो यहाँ पर देखने को क्या मिलता है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा डायरेक्ट रिलेशनशिप। क्या देखने को मिल रहा है आपको, डायरेक्ट रिलेशनशिप दो गुड्स में, टू गुड्स के बीच में कैसा रिलेशनशिप है आपका, डायरेक्ट रिलेशनशिप। यानी कि अगर मान लीजिए टी का एग्जाम्पल लेते हैं, टी का अगर प्राइस बढ़ेगा, ठीक है, तो कॉफी का आपका डिमांड बढ़ जाएगा। ये था, समझ में? इसी को हम लोग ग्राफ में एक तो सिंपल था, आपका बुक में ये वाला ग्राफ दिया रहेगा। एक तरफ लिया गया है क्या, प्राइस ऑफ कॉफी, एक तरफ लिया गया है टी। हालांकि ये अच्छा डायग्राम है, लेकिन बहुत सारी चीजें काट देता है, तो ध्यान से, तो फिर यही वाला बनाइएगा। ये सिंपल था, देखिए ये हमारा इतना प्राइस था, इतना प्राइस था और इतना क्वांटिटी। जब प्राइस ऑफ कॉफी इतना था तो डिमांड ऑफ टी इतना था, ठीक है। अब प्राइस ऑफ कॉफी बढ़ गया, प्राइस कॉफी का प्राइस बढ़ गया भाई, तो कॉफी का प्राइस बढ़ जाएगा, तो देखिए यहाँ पर डिमांड जो टी है उसका भी यहाँ पर बढ़ेगा। तो ऑब्वियस है, जो कॉफी का दाम बढ़ा दिया, ठीक है, हम लोग चाय पियेंगे भाई, तुम्हारे जैसा टेस्ट लगता है, ठीक है। तो ये था बच्चों, ठीक। फिर दूसरा क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बोलने का मतलब जिसको हम लोग एक साथ कंज्यूम करते हैं, गुड्स दैट आर यूज्ड टुगेदर टू satisfy a wants. They use one goods required to the use of another. यानी कि एक के बदले में दूसरा। जैसे क्या एग्जांपल है, कार एंड पेट्रोल, बहुत घटिया घटिया एग्जांपल लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, क्या की जगह है, कार एंड पेट्रोल, बटर एंड मिल्क, ठीक है, पेन एंड इंक, ये सब एग्जांपल है एनसीईआरटी, ऐसा कुछ कर नहीं सकते हैं आप, ठीक है। एक साथ कंज्यूम करने का मतलब है क्या है कि भाई अगर कार आप चलाइएगा तो आपको पेट्रोल भी लेना पड़ेगा। अगर आप बटर और मिल्क को भी बोला सब्स्टिट्यूट गुड्स एनसीईआरटी में, तो बटर और ब्रेड, दोनों को आदमी लोग मतलब मान के चलता है कहीं दोनों को एक साथ खेबे करेगा, वरना नहीं खाएगा, इस टाइप का लॉजिक है, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका इनवर्स रिलेशनशिप की तरह है। इनवर्स रिलेशनशिप की तरह मतलब बोलने का मतलब है कि अगर पेट्रोल का दाम बढ़ जा रहा है तो क्या होगा, कार का दाम घट जाएगा। तो भाई पेट्रोल बहुत महंगा पड़ा तो आदमी कार नहीं खरीदेगा। तो शोभा ने देता एग्जाम्पल, भाई जब जो आदमी लोग लाखों रुपए का कार खरीद रहा है, वो 100 रुपए का पेट्रोल भराने से बिना सोचेगा, नहीं सोचेगा। लेकिन क्या बोलेगा बच्चों, जैसे आपको बताएं, एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में दिया हम उसी का एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल यही एनसीईआरटी में सब कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक। और अगर इसका प्राइस घटता है तो क्या होगा, आपका उसका डिमांड बढ़ जाएगा कार का। पेट्रोल का दाम सस्ता हो गया, चलो भाई कार खरीदते हैं, ऐसा लग रहा है पब्लिक लोग को। तो ये क्या है आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जहां पर गुड्स को दोनों को एक साथ कंज्यूम किया जाता है, ठीक है। अब देखिए ये डिफरेंस बिटवीन, याद रख लीजिएगा सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का। ये एक दूसरे की जगह इस्तेमाल होता है, ये एक साथ इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल में टी एंड कॉफी और पेप्सी कोका कोला, कार एंड पेट्रोल, पेन एंड इंक, टी एंड शुगर, आपका सॉक्स, शूज एंड सॉक्स, ब्रेड एंड बटर। ये याद रखेगा, ये सारा का सारा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, खासकर ये सब और ये वाला पार्ट, ये तो हम अपने से दिए थे, बच्चों को अच्छा समझना इसलिए, ठीक है। तो याद रखिएगा एनसीईआरटी एग्जाम्पल का पूछ देगा ये किसका एग्जाम्पल है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का सब्स्टिट्यूट, फिर फंस जाइएगा। और वैसे ये पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, ये नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, ठीक है। जैसे बताएं पॉजिटिव बोले मतलब क्या, डायरेक्ट रिलेशनशिप, कि भाई अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा। और यहाँ पर क्या था इनवर्स में, कि अगर प्राइस बढ़ रहा है तो उसका डिमांड क्या है, घटेगा, ये था। और क्या है शिफ्ट को ऊपर नीचे करने का तरीका, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। सामान बेचे उसका अगर अच्छा पॉजिटिव जो कंज्यूमर प्रेफरेंस है वो फेवर में आया तो क्या होगा, डिमांड बढ़ेगा। और अगर वो अनफेवरेबल आया तो क्या होगा, डिमांड घटेगा। ये है मतलब टेस्ट और प्रेफरेंस में चेंजेस आ जाना। अगर फ्यूचर का प्राइस अगर बढ़ने लगता है तो तभी वो डिमांड कर्व ऊपर उठ जाएगा। तो पब्लिक को भाई प्राइस बढ़ने के बाद क्या होगा, इसका खरीद करके ऊपर भेज देगा डिमांड को। पॉपुलेशन साइज ही मैटर करता है, अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो ऑब्वियस है, पॉपुलेशन अगर पहले 10 करोड़ था 20 करोड़ हो गया तो क्या होगा, डिमांड भी आपका ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि एक्सेप्शंस क्या है आपका लॉ ऑफ डिमांड का। अब एक्सेप्शन बोलने का मतलब क्या होता है बच्चों, देखिए एक्सेप्शन बोलने का सिंपल इतना मतलब होता है कि देखिए पहले लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, लॉ ऑफ डिमांड बोलता है भाई कि अगर प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी डिमांड उसका घटेगा। उसका उल्टा भी बोलता है कि प्राइस घटने पे क्वांटिटी डिमांड आपका बढ़ेगा, ठीक है। पर जब एक्सेप्शन का बात आता है ना, इट मीन्स ये जो लॉ है लॉ ऑफ डिमांड का, इसको वो फॉलो नहीं करेगा, कुछ ना कुछ उसमें उल्टा पुल्टा होगा, ठीक। जैसे क्या, इसमें सबसे बेस्ट जिसमें आप लोग को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन या क्यूरियोसिटी रहता है जानने का, वो क्या आपका गिवन गुड्स। अब देखिए गिवन गुड्स होता क्या, आप समझिए किसी भी गुड्स को गिवन गुड्स कैटेगरी में डालने के लिए ना ये 3 कंडीशन को फुलफिल करना जरूरी है। कौन कौन, एक कंडीशन है कि वो एक इंफीरियर गुड्स हो, ठीक है। आपको इंफीरियर गुड्स बारे में अच्छे से आइडिया है। तो अब गिवन गुड्स जो है एक टाइप ऑफ इंफीरियर गुड्स होगा, ठीक है। ए गुड्स दैट पीपल बाय लेस ऑफ देयर इनकम राइजेस एंड द चीपेस्ट अवेलेबल डाइटरी स्टेपल्स, ठीक है। सिंपल भाषा में भाई एक प्रकार का पहले तो वो इंफीरियर गुड्स होना चाहिए,
दूसरा ये है इट मस्ट कंज्यूम अ मैसिव परसेंटेज ऑफ कंज्यूमर बजट, यानी कि अब ये जो गुड्स होगा, ठीक है, ये जो गुड्स होगा गिफ्ट एंड गुड्स में जो आएगा, इसमें क्या है कि इसमें जो नॉर्मल पीपल सब है ना, अपना अपना इनकम का एक अच्छा खासा पैसा, एक लार्ज अमाउंट ऑफ पैसा उस पर खर्च करते रहे। जैसे हम लोग अपन करते हैं ना दाल चावल में, इस टाइप का एक अगर कंजम्पशन का बात आता था खाने पीने का, तो देखिएगा हम लोग अपना कंजम्पशन में दाल में चावल में बहुत हैवी पैसा खर्चा करते हैं, ठीक है। अब देखिए देयर मस्ट बी अ लैक ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट, और दूसरा सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। ये तीन चीज जब हो जाए ना, वो तीनों कंडीशन को जब फुलफिल कर दे, वो गुड्स कहलाएगा आपका क्या, आपका गिफ्ट गुड्स। समझ में आया? अब देखिए, अब इसको तो हम बाद में अभी डिले कर रहे हैं। आप लोग जो एग्जाम्पल देखते हैं एनसीईआरटी का, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं क्या, कोर्स लाइक बाजरा ज्वार या लो क्वालिटी ऑफ राइस, ये एग्जाम्पल सदियों पुराना है। चीजों को समझिए, देखिए बात को समझिए बच्चों। ये जो गिफ्ट एंड गुड्स है ना, गिफ्ट एंड गुड्स में हुआ क्या था, पहले तो एनसीईआरटी का लाइन को भी याद रखिएगा कि एनसीईआरटी ना गिफ्ट एंड गुड्स पर डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस और क्वांटिटी को बोलती है। यानी क्या कि अगर प्राइस बढ़ रहा होता है तो उसको और हम लोग डिमांड करने लगेंगे, तब वो आपका गिफ्ट एंड गुड्स कैटेगरी में आता है। ये तो सिंपल रिलेशनशिप बताइए। हुआ क्या था हिस्ट्री में, सो समझिए ये कहाँ से उठ के आया, हम उसके बारे में आपको बताते हैं। है क्या कि एक सर रॉबर्ट गिफन थे जो स्कॉटलैंड के थे, ठीक है, वो इकोनॉमिस्ट थे, और वो 19th सेंचुरी में नोटिस करते हैं कि उस एरिया में ना, उस एरिया में क्या होता है, जिस एरिया में थे वो, वहां का लोगों का कल्चर था भाई ब्रेड खाना। हम लोग दाल चावल खाते हैं ना, तो उन लोग का मेनली कल्चर होता है क्या, वेस्टर्न कंट्री का ब्रेड खाना, ठीक है। तो ब्रेड जो था ना, बहुत पहले का समय, ये देखिए ये उस टाइम का समय है जिस समय समझिए वॉर्स और या बहुत भूखमरी का कंडीशन था। आज का डेट में हम लोग जो राइस खा रहे हैं, ये बहुत पुराना समय में जाइएगा, 40 से 50 साल समय में लग्जरी फूड था। ये राइस आपका उस समय में आपका लग्जरी आइटम में आता था। अभी ना आपको इसलिए अवेलेबल है बच्चों, इसलिए ठीक। ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले भी देखिएगा, जब तक चावल को ऐड नहीं किया गया था, खाने पीने का बहुत दिक्कत था। तो ये उस एरा में था, तो सेम जैसा हम लोग को चावल था, उसी प्रकार से उन लोगों के लिए ब्रेड था। एक जीने का सर्वाइवल मेनली ब्रेड खा के करता था, जैसे हम लोग चावल खा के करते थे इंडियन सब, ठीक है। तो हुआ क्या, वो नोटिस किए कि भाई अभी अब वो जो ब्रेड था वो लोग के लिए एकदम इसेंशियल आइटम था। तो नोटिस किए कि जैसे ब्रेड का जो प्राइस था ना, जो ब्रेड का जो प्राइस था, जब वो नीचे ऊपर जाने लगा, तो पीपल लोग में हड़कम टाइप से मच गया कि भाई अब ब्रेड ही तो खा के जीना है, अब ब्रेड तो हम लोग सबसे लोएस्ट है। अब हम लोग देखिए उस समय जो लग्जरी आइटम रहा होगा, मान लीजिए वेस्टर्न कंट्री का, मान लीजिए मीट है या अलग आइटम जो थोड़ा महंगा टाइप का, उसको तो अफोर्ड करने से रहा। एक गरीब टाइप का जो फैमिली उस समय रहा होगा, तो जो पुअर क्लास का पीपल है, जो थोड़ा बिलो मिडिल क्लास वाला टाइप से होगा, वो लोग तो भाई यही सर्वाइवल का चीज था, ब्रेड ही खाना सब कुछ था। मगर अब सोचे उसी का दाम बढ़ने लगे तो आदमी डर के क्या करेगा, यही करेगा ना भाई कि दाम बढ़ रहा है, इसी को खा के जीना है, एक काम करो जितना क्वांटिटी में हो सकता है खरीद के रख लो। सेम लॉजिक, सेम सोच के देखिए ना, अगर आज का डेट पे जिस चावल को आप खाते हैं और आपका इनकम, मान लीजिए जितना आपका इनकम बहुत लिमिटेड है, मान लीजिए आपका केवल 15,000 का सैलरी है, और आप जो चावल खाते हैं मार्केट में 25 रुपए किलो का, अब इसका ऊपर को आप उठा नहीं सकते और इसका नीचे खाने लायक कुछ है नहीं, यही सबसे मतलब बेस्ट टाइप से है, ठीक है। अब सोचिए इस चीज का अगर दाम आपको पता चलने लगे भाई कि इसका दाम 30 से 35 हो रहा है, ठीक है, और इसके नीचे हम कुछ खा नहीं सकते, इसके ऊपर लेने का औकात नहीं है, तो क्या कीजिएगा, भर लीजिएगा गोदाम में अपना, जैसे हम लोग करते हैं अपना, क्या बहुत सारा चावल क्वांटिटी में खरीद के रख लीजिएगा। तो उस समय भी यही चीज हुआ था, ठीक है। वो सिनेरियो ऐसा था, वो सिनेरियो ऐसा था कि भाई ये जो ब्रेड था वो लोग इसेंशियल फूड था, तो उसका जब प्राइस बढ़ा तो आदमी लोग उसको और खरीदना चालू कर दिया, क्योंकि वो लोग मीट जैसा आइटम खरीदने में सक्षम नहीं था, उतना बजट था नहीं, इनकम था नहीं वो लोग का। तो ये था बच्चों गिफ्ट एंड गुड्स। इसी फिनोमेना को क्या बोला गया, आपका गिफ्ट एंड पैराडॉक्स, ठीक है। और देखिए, और ये जो एग्जाम्पल को जो हम बोल रहे हैं ना, ये बाजरा ज्वार, बच्चों एक बार ना, एक बार खाली जाकर के चेक कीजिए कि 1 केजी बाजरा 1 केजी ज्वार का रेट क्या है, आपका दिमाग घूम जाएगा। 100 रुपए से तो आएगा ही नहीं लोग, 100 रुपए पर केजी। 100 रुपए का चावल आप खाते भी हैं अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो, मैक्सिमम खा पाते होंगे तो 50 से लेके 60 का रेंज में, अगर एक मिडिल क्लास फैमिली से है तो आप, ठीक है। तो ये लोग एग्जाम्पल बहुत सदियों पुराना है, ठीक है। तो ये था, तो आई थिंक क्या को किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो, तो सिंपल से इसमें क्या रिलेशनशिप डालते हैं भाई कि इसमें क्या होता है कि प्राइस बढ़ने पे क्वांटिटीज का और बढ़ने लगता है। ये हो गया क्या आपका गिफ्ट एंड गुड्स का। ये क्या कर रहा है, ये आपका वायलेशन कर रहा है लॉ ऑफ डिमांड का। होना कैसे था लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से कि प्राइस बढ़ने पे क्वांटिटी डिमांड गिरना चाहिए था, पर ऐसा हो नहीं रहा,
वो ये वाला रहा, इसलिए क्या है इसका गिफ्ट एंड गुड्स इसका एक्सेप्शन है। क्लियर बच्चों? इसके बाद ये आता है आर्टिकल ऑफ प्रेस्टीज गुड्स या अजीब अजीब बहुत टाइप से है। इसमें भी बच्चा लोग को बहुत क्यूरियोसिटी रहता है, तो इसलिए ना जितना टाइप का होता है ना हम सब टाइप लिखते हैं ताकि आपको क्यूरियोसिटी खत्म हो जाए। ठीक है, आपका जो क्यूरियोसिटी मतलब फुलफिल हो जाए, खत्म ना हो जाए, सॉरी गलत टर्म का इस्तेमाल करती है, मतलब सेटिस्फाइड हो जाएगी आंसर से। अब क्या है देखिए, चीजों को समझिए, इसमें ना मेनली 4 तरह का आता है। एक है सबसे पहला क्या, वेबलेन इफेक्ट, जिसको लोग बोलते हैं क्या प्रेस्टीज गुड्स। अब ये क्या होता है, देखिए ये भी आपका लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं करता, ऑब्वियस है, एक्सेप्शन में है तो लॉ ऑफ डिमांड कहां से फॉलो करेगा। अब इसका क्या मतलब हुआ, वेबलेन इफेक्ट बोलने का मतलब होता है कि भाई इसको आदमी से भी इसलिए खरीदा क्योंकि इसका प्राइस ज्यादा है, तभी इसको खरीदेंगे, तभी इसका डिमांड बढ़ेगा, मतलब प्राइस बढ़ने पे इसका डिमांड बढ़ता है। यानी कि ये जो होता है ना, इसको आदमी लोग इसको अपना क्या बोलते हैं, स्टेटस से जोड़ लेता है। ये अपना स्टेटस से, अपना लग्जरी से, अपना लाइफस्टाइल से जोड़ लेता है कि भाई हम रईस आदमी हैं, सस्ता चीज तो इस्तेमाल नहीं करेंगे। मतलब इन लोग के लिए क्या होता है, वो जो गुड्स होता है ना, वो जो लग्जरी आइटम होता है, वो लगता है कि वो क्या दिखाएगा, उसका स्टेटस को दिखाएगा, मतलब उसका रेपुटेशन को दिखाएगा, उसका नेम फेम को दिखाएगा। समझ में आ रहा है कि जो महंगा गुड्स है होता है ना, कि अब हम लोग बोलते नहीं फैंसी, मान लीजिए जैसे रोलेक्स वॉच है, ठीक है, टीवी में ऐड चलता नहीं है कि भाई एक नॉर्मल वॉच में और रोलेक्स वॉच में अंतर क्या है। तो नॉर्मल वॉच क्या करती है भाई, नॉर्मल वॉच सिंपली टाइम दिखाती है, इंसानों को टाइम दिखाती है, डायलॉग जो लोग मारते हैं कि नॉर्मल वॉच इंसानों को टाइम दिखाती है। जो रोलेक्स वॉच होता है वो क्या करती है, रोलेक्स वॉच जो है इंसान को टाइम तो दिखाती है, साथ साथ इंसान का भी टाइम दिखाती है, साथ साथ जो इंसान जो है उसका भी वक्त बताती है। इट मीन व्हाट, बता रहा भाई को बहुत रईस है, इंसान का भी वक्त बताता है, मतलब व्हाट कि भाई तुम्हारा औकात है तभी तो तुम रोलेक्स वॉच खरीदोगे। तो होता क्या, आदमी लोग इस रोलेक्स वॉच को अपना इज्जत से जोड़ देता है। तो अभी कितना महंगा हो, प्राइस कितना बड़े भाई खरीदेंगे। मोबाइल फोन का दुनिया में आदमी लोग आजकल बहुत सारे लोग आपको देखने को मिलेगा, देखिएगा आईफोन को अपना स्टेटस से जोड़ दिया है कि लग्जरियस फोन है, तो भाई रईस लोग के पास मतलब होता है ना, उसको अपना इज्जत की तरह देखता है आईफोन को। देखे होंगे आप, बहुत कुछ मिल जाता होगा ऐसा नमूना लोग। अब रहा बात ये, सर ये क्या अच्छी बात है, नहीं बकवास बात है, ठीक है, बकवास बात है, ये आप नहीं बोल रहे हैं, ये आपका ईगो बोल रहा है, ठीक है। और रहा बात पैसा का, और अब रहता है बात जब पैसा का, देखिए पैसा पैसा जो है एक मीडियम जरूर एक अच्छा लाइफ स्टाइल जीने का, बट वो हर चीज को आपको सेटिस्फाई नहीं कर सकता। इस बात को हमेशा याद रखिए, पैसा सिर्फ एक मीडियम की तरह होता है, अब उसका यूज कैसे करते हैं वो मैटर करता है। आज जिस आदमी को आप ये बोल के जताइएगा कि भाई हम तो रोलेक्स पहने हैं, तुम तो उसका लायक नहीं है, तो भूलिए मत, वो भी आज नहीं तो कल मेहनत करेगा। और जिस दिन वो मेहनत कर, ये तो होता है ना पड़ोसी लोग के बीच में, मान लीजिए घर ए है, ये घर बी है, ये कुछ खरीद के लाता है, फिर इसको देख के जलन में ये भी उसको खरीद के लाएगा, तो उसको ऐसा तरीके फिर ये जो बी जो है, फिर ये क्या, ये दोबारा मेहनत नहीं करेगा। तो एक दूसरे को सिर्फ जलाने के लिए आप यही कंपटीशन करते रहिएगा, मन में सेटिस्फैक्शन नहीं है, पीस ऑफ माइंड नाम का कुछ होता है कि नहीं, है कि नहीं। नो डाउट पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ में, कुछ तक का बात नहीं है, पर वो एक सिर्फ मीडियम होता है। खुशी आपका जिंदगी में आना और खुशी आपका जिंदगी से जाना वो पैसा ही डिसाइड करेगा। सही से इस्तेमाल कीजिएगा पैसा का तो खुशी रहेगा जिंदगी में, पीस भी रहेगा आपका जिंदगी में। मिस यूज कीजिएगा, दिखावा हरकत कीजिएगा या इस टाइप का फैंसी लाइन डायलॉग मारिएगा, तो भूलिए मत सबका वक्त बदलता है, ठीक है। जैसे अब ये रोलेक्स कैसा है, वो तो घड़ी ही रहेगा, ठीक है, टाइम सबका बदलता है, किसी का नहीं पता क्या हो जाए कब। तो ये फैंसी लाइन सब मूवी सूवी में ठीक लगता है बच्चों, रियलिटी में अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा वेबलेन इफेक्ट बोलने का मतलब क्या होता है। यहाँ पर गुड्स इसलिए परचेज किया जा रहा है क्योंकि भाई वो महंगा होने पे ही परचेज किया जाएगा, तो पब्लिक लोग उसको अपना स्टेटस से जोड़ देता, मतलब एक्सपेंसिव है, अट्रैक्टिव है, मतलब क्या मेरा हाई स्टेटस है, अमीर लोग के लिए है, ठीक है ना। स्नोब इफेक्ट क्या होता है, जिसको हम लोग एक्सक्लूसिव इफेक्ट गुड्स बोलते हैं, ये आदमी तब रखता है जब इसका बाकी लोग के पास कम हो, इसका क्वांटिटी जब बाकी लोग के पास कम हो तब इसको आदमी परचेज करना पसंद करता है। क्यों, ये रिप्रेजेंट करता है भाई कि इसके पास ये मतलब कि बहुत कम लोग के पास है, यानी कि एंटीक पीस है, ठीक है, एंटीक पीस है जो और दुनिया में किसी के पास नहीं भाई। मात्र दुनिया में मान लीजिए 20 पीस था जिसमें से एक पीस मेरे पास है, तो कितना अच्छा बात, यूनिक बात है, केवल के मतलब रेयर चीज है जो सिर्फ मेरे पास है, किसी के पास नहीं है। समझ में आ रहा है, ऐसा होता है ना। तब आदमी लोग, अब ये रेयर चीज है मान लीजिए, और वैसे रेयर होगा तो एक्सपेंसिव होगा। इस हम लोग का संसार में तो आदत है बच्चों कि जो रेयर चीज है वो एक्सपेंसिव है, ठीक है। तो यहाँ पर वही होता है बच्चों कि स्नोब इफेक्ट बोलने का मतलब है कि यहाँ पर जो गुड्स है ना वो आपका रेयर आइटम होता है, एकदम लाखों में से बोलते नहीं उस टाइप से, कि
कि मतलब पूरा दुनिया में 20 पीस है या दुनिया में 5 पीस है। जैसे कोहिनूर का हीरा, कोहिनूर का हीरा की बात कीजिए, क्या दुनिया में इकलौता पीस है, उससे ज्यादा रेयर किसी के पास और कुछ हो सकता है? इकलौता पीस। इसका प्राइस देखिए, दिमाग घूम जाएगा, इसका प्राइस इतना ज्यादा है कोहिनूर का हीरा। जो कोहिनूर का डायमंड है, जो क्वीन एलिजाबेथ का मुकुट पे जो लगा हुआ है, वो इकलौता पीस है पूरा दुनिया में। इसको आदमी अगर ये ब्लैक मार्केट में अगर बिकने आ जाए ना, तो पता चले किसी कंट्री का पूरा टोटल इकोनॉमी उतना ना हो, इतना इसका रेट है, इतना यूनिक है। तो इसी तरह क्या होता है, लिमिटेड एडिशन भाई लोग जमा कर लेता है, कोई शूज जमा कर लेता है, कोई रेयर पेंटिंग जमा कर लेता है, जो यूनिक पीस है, अकलौता है, इसलिए अब वो कितना एक्सपेंसिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता, खरीदेंगे भाई। समझ में आया? तो ये स्नॉब इफेक्ट, बैंड वैगन इफेक्ट, ये तो सिंपली जो ट्रेंड को दर्शाता है। होता नहीं कि कोई चीज ट्रेंडिंग में चल रहा है, अच्छा होता है रील्स में, कोई भी चीज को ट्रेंडिंग में चल रहा है, हर कोई फॉलो कर रहा है, ठीक है भाई, सब कर रहा है तो हम भी करेंगे, भेड़ बकरी की तरह। ठीक है, आप बुरा भला नहीं बोल रहे, सब कर रहा था हम भी कर देंगे। इसी प्रकार से सामान का भी होता है। था ना, ऐसे वो था, बहुत पहले का समय का बात है, एक मूवी था सलमान खान का तेरे नाम, उसमें सलमान खान का जाके हेयर स्टाइल एक बार देखिएगा, ठीक है। उस हेयर स्टाइल को जब आदमी लोग जब सलमान खान का कॉपी करना स्टार्ट किया, तो सब कोई कॉपी करने लगा, ट्रेंडिंग में दौड़ रहा था वो भयंकर टाइप से। सही मार्केट में कोई भी गुड्स आ गया, मान लीजिए एप्पल ही कोई ऐसा वॉच बना दी जो एकदम यूनिक हो, पब्लिक को पसंद आएगा और ट्रेंडिंग में दौड़ने लगा, तो सब कोई खरीदना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, ये है। अच्छा, डिमोन्स्ट्रेशन और बैंडवैगन में ज्यादा अंतर नहीं होता है, इसमें भी इमिटेशन हो रहा है, बस अंतर ये है कि ये सिंपली क्या किसी स्पेसिफिक आप हेयर लाइफ स्टाइल देखे या कुछ देखे, बस उसको देखे आप कॉपी कर रहे हैं। ये खाली ट्रेंडिंग का पार्ट है, भाई सब खरीद रहा है, भाई अदर खरीद रहा है, हम भी खरीदेंगे। होता है ना सिंपल सा लॉजिक, हर कोई ट्रेंड में रहना चाहता है ना, सब खरीदा तो हम भी खरीदेंगे, सबको कुछ देख रहा था हम भी देखेंगे, ट्रेंडिंग में पीछे ना रह जाए इसलिए। डिमोन्स्ट्रेशन सिंपली बताता है क्या कि अदर का जो लाइफ स्टाइल है ना, कोई एक खास सेलिब्रिटी है, मान लीजिए कोई खास सेलिब्रिटी है, उसका लाइफ स्टाइल आपको पसंद आ गया, तो उसको आप कॉपी कर रहे हैं, सिंपल सा बात है। अब मान लीजिए क्रिकेट की दुनिया में विराट कोहली जी का बहुत नाम है कि नहीं? अब वो कोई भी चीज को अगर पहनने या ऐसा चीज को प्रमोट करे जो आदमी लोग खरीद पाए, तो हर कोई को देख के कॉपी करने लगेगा, तो क्या कहलाएगा फिर? डिमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। समय तो ये जितना भी टाइप का था यूनिक यूनिक गुड्स, जिसमें आप लोगों को बहुत क्यूरियोसिटी रहता है बच्चों, हम सबको कवर अप कर दिए, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस। देखिए, अगर फ्यूचर प्राइस राइज करने वाला हो और पब्लिक उसको एज ए गेस करने सक्षम हो, जिसको हम लोग रैशनल एक्सपेक्टेशन बोलते हैं कंज्यूमर लोग का, जो होता भी है, तो प्राइस भले बढ़ क्यों ना रहा हो, उसका डिमांड बढ़ जाएगा। बेस्ट एग्जांपल प्याज। बेस्ट एग्जांपल प्याज, इंडियन मार्केट में प्याज, याद कीजिएगा, देखिएगा एक साल में एक समय ऐसा आता है कि प्याज का जो प्राइस होता है ना, वो धीरे धीरे बढ़ते रहता है। प्याज का जो प्राइस होता है धीरे धीरे बढ़ते रहता है, तो पब्लिक लोग डर थे कि भाई प्याज का दाम बहुत बढ़ जाएगा, एक काम करो 10-15 किलो खरीदो और पलंग के नीचे घुसा दो, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, बेड के नीचे, दीवान के नीचे इसको घुसा देते हैं, मिडिल क्लास फैमिली मेंटालिटी, ठीक है, ये है। इमरजेंसी और अर्जेंट नीड्स, इसमें भी अगर प्राइस बढ़ रहा हो तब भी उसका डिमांड बढ़ता है, ठीक है। जैसे कुछ एसेंशियल फूड हो जाता है आपको वॉर में या नेचुरल डिजास्टर में, उस समय क्या, जैसे वाटर हो गया, मेडिसिन हो गया, होता है ना, ये सब जो क्राइसिस के दौरान कितना दाम बढ़ रहा हो। अब इसे लोग लीजिए, कोरोना बेस्ट एग्जाम्पल है, क्राइसिस था ना उस समय, तो देखे थे मास्क का दाम, जो मास्क 10 रुपए में पब्लिक नहीं खरीदती थी, 20, 30, 50 तक में बिक रहा था। आज का डेट में देखिए, तो 10 रुपए में कोई ना खरीदे, ठीक है। तो क्राइसिस के समय में था ये। इग्नोरेंस, ये उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। स्पेक्युलेटिव गुड्स, वो भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें ये गुड्स दिया हुआ, एक और पॉइंट हम ऐड कर देते हैं, वो एडिक्टिव गुड्स, ठीक है। वो क्या है आपका? एडिक्टिव गुड्स, इसका आपको एडिक्शन हो, इसका आपको एडिक्शन हो, इंटॉक्सिकेशन वाला आदत हो, जैसे क्या आपका अल्कोहल, अल्कोहल हो गया, या ड्रग्स, ये सब जो मार्केट में बिकता है, ठीक है। अब इसका प्राइस कितना बढ़े, दारू पीना छोड़ देगा आदमी? जो अल्कोहल पी रहा हो दारू पीना बंद कर देगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, पिएगा। प्राइस बढ़ने पे भी वही सेम डिमांड को मेंटेन करेगा, क्वांटिटी डिमांड बढ़ाएगा, लेकिन कम तो नहीं करेगा, ठीक है। दारू पीना बुरी बात है, याद रखिएगा, दारू पीना बुरी बात है, बस हम एग्जांपल कोट किए हैं। इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड बोलने का मतलब होता है सिंपली कि हम लोग किसी एक इंडिविजुअल का जो परचेजिंग स्ट्रक्चर है, जो परचेज करने का उसका जो मेंटालिटी है, उसको जब स्टडी करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंडिविजुअल डिमांड। सिंपल सा मतलब, और कुछ मतलब नहीं है इसका। मार्केट डिमांड क्या होता है कि उस कमोडिटी को लेकर के जब पूरा पब्लिक क्या रिएक्शन दे रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मार्केट। लिखा हुआ है द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी डिमांडेड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल एट गिवन प्राइस। और इसमें क्या है? द टोटल क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी
टोटल देखिए टोटल क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी डिमांडेड बाय ऑल कंज्यूमर इन द मार्केट एट गिवन, जो क्या बोलते हैं हम लोग मार्केट। और ये क्या आपका इंडिविजुअल, याद रखिएगा एक ही कमोडिटी का है वो, ये जो है ना किसी एक ही वन कमोडिटी का ही है, किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी का है, पूरा एग्रीगेट का नहीं। जब पूरा एग्रीगेट को ले लीजिएगा ना कि भाई सारा गुड्स और सारा सर्विस को कंसिडर कीजिएगा बच्चों, तब वो मार्केट डिमांड नहीं कहलाएगा, तब वो एग्रीगेट डिमांड कहलाएगा। ये कब पढ़ेंगे सर, ये अभी नहीं पढ़ना है, ये आपको मैक्रो इकोनॉमिक क्लास 12 में पढ़ना, ठीक है। और अगर आप स्टेट बोर्ड के होंगे तो आपको ये मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने को मिल जाएगा, इतना तो आपको आइडिया होगा। सीबीएसई और स्टेट बोर्ड का सिलेबस अलग होता है। तो इंडिविजुअल डिमांड मतलब एक कमोडिटी का डिमांड जो किसी एक इंडिविजुअल पे है। मार्केट डिमांड बोलने का मतलब कि पूरा जो टोटल क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी है, जो ऑल कंज्यूमर जो डिमांड कर रहा है, वो हो गया आपका मार्केट डिमांड, लेकिन किसी एक कमोडिटी पे है। लॉ ऑफ डिमांड, क्या इंडिविजुअल लॉ ऑफ डिमांड फॉलो करता है? हाँ, सॉरी, इंडिविजुअल फॉलो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, लेकिन जो मार्केट है ये जनरली फॉलो करता है। क्योंकि भाई चलिए होता कोई नमूना है, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, सामान बढ़े जा रहा है, प्राइस बढ़े जा रहा है, फिर भी उसको परचेज किया जा रहा है, तो इस नमूना का आप कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। बोलता ना तो थोड़ा क्या बोलेगा, मतलब वो हटके है, मतलब नॉर्मल तो नहीं है बेचारा। लेकिन जो बाकी पब्लिक लोग है वो समझदार है, वो रैशनल टाइप का है, वो समझता है कि भाई नहीं खरीदना है, अगर पैसा नहीं है तो प्राइस बढ़ जा रहा है तो नहीं खरीदना, कॉमन मेंटालिटी, ठीक है। ये पॉइंट होता नहीं। फिर ये वाला पॉइंट देखिए, अब इसमें लॉ ऑफ डिमांड फॉलो कर भी सकता है, नहीं कर सकता, लेकिन जनरली ये कर रहा है। प्राइस देखिए, प्राइस बढ़ रहा है तो आपका डिमांड भी बढ़ रहा है, ये मान के सकते है कि कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, दोनों हो सकता है, मे और मे नॉट, दोनों, ठीक है। याद रखिएगा, यहाँ पर कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, दोनों। पता नहीं इससे पहले आपको ऐसा नहीं बोलते कि नहीं करेगा, ऐसा नहीं, कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, ऐसे है वो, ठीक है बच्चों। और ये और इसका भी स्टेप है देखिए। अब मार्केट डिमांड में क्या है, अलग अलग कस्टमर का डिमांड को एक साथ जोड़ देते हैं। जैसे ये ए था, ये बी था, ये ए का डिमांड है, ये बी का डिमांड है, तो मार्केट डिमांड में कितना 100 + 90, 100 + 90 यानी कि 190। सिंपल है। उसी प्रकार से यहाँ पर 80 + 70 कितना हो गया 150, ये मार्केट डिमांड है। और ये आपका इंडिविजुअल डिमांड है। ग्राफ आपका इंडिविजुअल डिमांड का, ठीक है। एक आदमी का ग्राफ ऐसा सिंपल सा बन गया ये। अब इसमें देखिए, ये पर्सन ए और पर्सन बी, दो पर्सन को लिए थे, आप सब कुछ बना सकते नहीं बच्चों। तो ये हो गया आपका, देखिए ये डिमांड हो गया क्वांटिटी डिमांड, तो ये हो गया क्वांटिटी डिमांड। अब मार्केट डिमांड निकालना है, तो मार्केट डिमांड ऑफ ए और डिमांड ऑफ बी दोनों को जोड़ करके देखिए इतना बड़ा बना दिया, मतलब इसको और इसको दोनों को जोड़ के ये वाला पार्ट बना, ठीक है। ये Q2 Q1 मार्केट डिमांड में Q1 + Q2 तो ना मार्केट डिमांड आएगा। इसीलिए याद रखिएगा, बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट लाइन है, एमसीक्यू में बहुत बार पूछता है। मार्केट डिमांड इज द हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, यानी कि जितना भी इंडिविजुअल डिमांड है सबको जोड़ दीजिएगा, समेशन मतलब सबको जब प्लस कर दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा, तो आपका मार्केट डिमांड निकल है। ये इसका सिंपल सा मतलब बच्चों, और कोई मतलब इसका नहीं होता है। क्लियर? ये सब तो हो गया था, अब ये भी हो गया, ठीक है। अब मार्केट डिमांड देखिए, ये डिटरमिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड, ये एग्जाम में तो पूछ सकता 2-3 नंबर से। अभी जो थोड़ा देर पहले देखे थे, वो आपका डिटरमिनेंट जो था वो अफेक्ट कर रहा था कैसे डिमांड को, सो है ये मार्केट डिमांड को है। तो लॉजिक सेम है, प्राइस ऑफ क्वांटिटी, प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ रेटेड गुड्स, लॉजिक सेम है। इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, सेम लॉजिक है। नया क्या देखना है आपको, नया ये डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी डिमांड एंड चेंज इन डिमांड। अब इसमें क्या होता है, देखिए क्वांटिटी डिमांड और चेंज इन डिमांड में अंतर बस इतना का है कि इसमें जो डिमांड चेंज हो रहा है, ये हो रहा है आपका ओन चेंज इन ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी, यानी कि आप कमोडिटी का खुद का प्राइस को कम ज्यादा कर रहे हैं, इसलिए चेंज हो रहा है। मतलब क्या, मान लीजिए आप एक सेलर है एक बॉटल का, ठीक है, ये मान लीजिए वाटर बॉटल है, इसका प्राइस आप 100 रुपए रखे थे, ठीक है। अब इसका प्राइस आप घटाएं या इसका प्राइस आप इसका प्राइस आप बढ़ाएं या इसका प्राइस आप घटाएं, आप देखिए यहाँ पर क्या है भाई कि यह है आपका एक प्रकार से समझ लीजिए क्वांटिटी डिमांड। यहाँ पर आपका जो कमोडिटी है और आप उस प्राइस को कंट्रोल कर रहे हैं, समझना। तो आपका प्राइस बढ़ाने या आपका प्राइस प्राइस ही होगा, प्राइस घटाने से जो डिमांड पे इंपैक्ट आता है ना, उसको क्या बोलता है, क्वांटिटी डिमांड, समझना। तो वहीं लिखा ऑकर्स व्हेन देयर इज चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, मतलब कमोडिटी का ही दाम बढ़ाया गया है, बाकी सब में कुछ अच्छा नहीं हुआ। तो इसमें क्या है, इससे समझ जाएगा कि हम यहाँ बोल क्या रहे हैं। यहाँ पर जो डिमांड में चेंज आया, आपका जो बोतल था, जो ये जो बॉटल है 100 रुपीज का, आप उसको कुछ करने नहीं गए, वो जस्ट का 10 है, वो 100 का 100 ही है। जैसे यहाँ पर हो रहा था ना, अब उस या तो बोतल को 110 कर दे रहे थे, बढ़ा दे रहे थे, या तो घटा करके 90 कर दे रहे थे। और उसके बाद देख रहे थे भाई कि डिमांड में क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, क्या प्राइस घटाने से
मेरा डिमांड बढ़ रहा है कि नहीं, या प्राइस यहाँ बढ़ाने से डिमांड घट रहा है कि नहीं। ये उस केवल बोतल के लिए था, ठीक है। यानी कि डिमांड प्राइस के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। चेंज इन डिमांड में आप कुछ नहीं किया प्राइस को, वो 100 का 100 ही है। ये तो फिर अब कैसे सर, फिर आपका डिमांड बढ़ेगा और घटेगा कैसे? अदर फैक्टर के कारण। यहाँ वही लिखा हुआ occurs when there is change in other factor other than price, यानी कि अदर फैक्टर जैसे क्या आपका चेंज इन इनकम, टेस्ट पॉपुलेशन, वेदर, ये सब समझ रहा है। मान लीजिए पॉपुलेशन ही बढ़ गया बहुत ज्यादा, तो जो पहले आप 10 बोतल बेच पाते थे एक महीना में, अब कितना बेचेगा? पॉपुलेशन बढ़ा है भाई, तो अब ज्यादा ही बेचिएगा, ठीक है, 15 बेचिएगा, 20 बेचिएगा। अगर आपका इनकम भी बढ़े तब अब ज्यादा आदमी लोग खर्चा करने लगेगा, तो क्या होगा? जो लोग बोला पहले अपने पास बोतल नहीं रखता था, अब लोग बोतल भी रखने लगा, तो क्या होगा? आपका डिमांड वैसे रखा हुआ था, आपका इनकम बढ़ गया तो आपको वो लोग डिमांड बढ़ा दिया। समझ में हम बोल के आ रहे हैं सो? तो ये जो चेंज इन डिमांड है ना, यही दिखाता है। तो दोनों में अंतर ये कि क्वांटिटी डिमांड चेंज होता है अपना खुद का प्राइस के कारण, उस जो कमोडिटी था, जो गुड्स था, उसी को प्राइस को आप बढ़ाएं या तो घटाएं, उसके हिसाब से डिमांड दिया है। और यहाँ जो प्राइस था वो प्राइस नहीं, वो 100 का 100 रुपया ही है। बढ़ घट क्या रहा है आपका? हो सकता है इनकम घट बढ़ रहा हो, टेस्ट प्रेफरेंस चेंज हो रहा हो, पॉपुलेशन घट बढ़ रहा हो, वेदर चेंज हो रहा हो, ये सब है, ठीक है बच्चों। ओनली चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, तो डिमांड इटसेल्फ हो गया। मूवमेंट देखिए, ऑब्वियस मूवमेंट तो अपवर्ड होगा तो डाउनवर्ड होगा, सेम डिमांड कर्व में। जैसे अगर ये एग्जांपल देखिए, ये डिमांड कर्व है, ये डिमांड कर्व है, जैसे यहाँ पर खींचा हुआ है, और ये नॉर्मल पहले प्राइस था, रेड लाइन वाला नॉर्मल था। अब क्या हुआ कि मान लीजिए यहां पर देखिए प्राइस बढ़ता है, ये प्राइस बढ़ा है कि नहीं? प्राइस बढ़ने पे क्या होगा? देखिए ये जो था ना, जो ये प्राइस देखिए ऊपर मूवमेंट हो गया, ठीक है, प्राइस ऊपर मूवमेंट हो गया और ये घिसा करके इधर आ गया। सेम डिमांड कर्व, इसी डिमांड कर्व में एक नया डिमांड कर्व ऐसे नहीं घिंचा गया, जैसे देखिए इसमें घिंचा गया, जिसको क्या बोलते हैं? आपका अपवर्ड मूवमेंट या तो फिर डाउनवर्ड मूवमेंट, ठीक है। प्राइस को अगर अपवर्ड मूवमेंट कब होगा? सोचिए एग्जाम में अगर पूछे कब अपवर्ड मूवमेंट होगा, तो सोच के देख लीजिए, सिंपल सा है। अपवर्ड मूवमेंट करने के लिए मान लीजिए कि पहले नॉर्मल था, ठीक है, अपवर्ड मूवमेंट में होने के लिए क्या होना पड़ेगा? अपवर्ड मूवमेंट में जाने के लिए आपको प्राइस बढ़ाइएगा, तब ना वो अपवर्ड मूवमेंट ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है नहीं? और डाउनवर्ड मूवमेंट में आने के नीचे की तरफ आने के लिए आपको प्राइस घटाइएगा तो आपको वो डाउनवर्ड मूवमेंट की तरफ, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड तो सेम रहेगा भाई, कि प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड आपका घट रहा है, वो तो सेम रहेगा, वो नहीं बदलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ वर्ड इस्तेमाल होता है आपका शिफ्ट का। अगर आपका मान लीजिए, देखिए यहाँ तो प्राइस बढ़ा घटा नहीं रहे, यहाँ पर तो आपका इनकम बढ़ेगा घटेगा या पॉपुलेशन घटेगा बढ़ेगा। मान लीजिए इनकम बढ़ गया या तो पॉपुलेशन बढ़ा, पॉपुलेशन बढ़ गया मान लीजिए, तो पॉपुलेशन बढ़ गया तो होता क्या? सीधा पर डिमांड कर भी ऊपर की तरफ खिसक जाएगा, जो पहले यहाँ पर था वो घिसक करके यहाँ चला गया, या हो सकता और बढ़ा तो यहाँ तक चला गया। समझ में आ रहा है? तो ये दोनों में मेन अंतर होता है बच्चों, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, और ये क्या है? चेंज इन डिमांड। कहाँ गया? चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और ये चेंज इन डिमांड, ये दोनों में बेसिक अंतर है। और भी देखिए इसको, अब याद रखिएगा, इसमें जब हम लोग क्वांटिटी डिमांड बोलते हैं ना, यहाँ पर एक बच्चा लोग बहुत बड़ा मिस्टेक करता है। जब हम लोग क्वांटिटी डिमांड बोलते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, तो याद रखिएगा वो अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है। चेंज रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज को ना, तो चेंज तो ऊपर की तरफ जा सकता है ना, चेंज तो नीचे, और चेंज नीचे की तरफ भी आ सकता है, दोनों हो सकता है ना बच्चों। जैसे यहाँ पर इस डायग्राम में था, ऊपर भी गया नीचे भी गया, लेकिन अपवर्ड मूवमेंट भी हुआ, डाउनवर्ड मूवमेंट भी हुआ, है कि नहीं? और यहाँ पर चेंज जब बोलते हैं चेंज इन डिमांड, जब वर्ड इस्तेमाल करते हैं चेंज इन डिमांड, तो लेफ्टवर्ड भी आ सकता है, राइटवर्ड भी आ सकता है। इधर गया तो आपका राइटवर्ड, इधर आया तो, है कि नहीं? तो ये था दोनों में बोलने का मतलब। ये जो डायग्राम था ना, वो सिंपली ऐसे था, पहले नॉर्मल ऐसे था, मान लीजिए इतना प्राइस पे, अब आपका सीधा क्या बोलता है? डिमांड ही ऊपर बढ़ा है, तो क्या आपका ये कर्व इधर राइटवर्ड की तरफ शिफ्ट कर गया, घट गया तो क्या होगा? कर्व भी घट करके इधर लेफ्टवर्ड की तरफ आ गया, ये दर्शाता है। तो याद रखिएगा, जब कॉन्ट्रैक्शन आप बोलते हैं या डिक्रीज इन डिमांड बोलते हैं, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड बोलने का मतलब क्या है? कि प्राइस जो है आपका बढ़ा है। और बस इसी में देख लीजिए, आप इसी में देख लीजिए, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड मतलब व्हाट? कि भाई डिमांड आपका घटना चाहिए, तो देखिए क्या हो रहा है, डिमांड अगर आप घटाइएगा तो देखिए कैसे काम करेगा। मान लीजिए पहले ये नॉर्मल था, ठीक है, नॉर्मल था, अब हो क्या रहा है भाई कि आप यहां लिखा हुआ क्या? इंक्रीज इन प्राइस के कारण वो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड दिखाता है। तो प्राइस आप इंक्रीज करते हैं ऐसे, ठीक है, तो ये अगर इसको आप इधर से खींचिएगा तो देखिए पहले कितना था? पहले यहाँ क्यू पे था, अब घट के क्या हुआ? देखिए यहाँ घसा के नीचे गए, तो भाई कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड होने कब हुआ भाई? जब प्राइस आपका ऊपर गया, है कि नहीं? सेम इसका भी है।
डिक्रीज इन डिमांड कब होगा? जब आपका इनकम उनकम वो सबको डिक्रीज कर जाए। तो वो सब जब डिक्रीज कर जाएगा तो जो पहले इतना नॉर्मल पे था वो घिसा करके इधर आ जाएगा। समझना है बच्चों? सेम लॉजिक के साथ आपका एक्सपेंशन ऑफ डिमांड भी है। अब एक्सपेंशन ऑफ डिमांड यानी कि क्वांटिटी बढ़ रहा है ना। अब क्वांटिटी बढ़ रहा है तो इसी एग्जांपल में भी देखिएगा, अगर इसी एग्जांपल में दिखाएगा क्वांटिटी बढ़ रहा है ना यहाँ पर, तो क्वांटिटी डिमांड अगर देखिए पहले हम लोग का इतना नॉर्मल था, ठीक है। अब वो अब हम लोग का जो इतना नॉर्मल था, अब अगर जब हम लोग प्राइस को घटाते हैं तो देखिए जब प्राइस घटा तो ये यहाँ तक चला गया। तो क्या हुआ? देखिए आपका डिमांड जो पहले यहाँ तक था अब वो इधर आकर के यहाँ मतलब एक्सपेंड किया है। कब किया ये? जब हम लोग प्राइस को घटाएं, तब प्राइस से घटने पर, है कि नहीं बच्चों? सेम यहाँ पर भी जब आपका यहाँ पर इंक्रीज इन डिमांड होगा तो इंक्रीज होने का मतलब क्या? आपका इनकम जो है वो इंक्रीज करना चाहिए। जब आपका इनकम इंक्रीज करेगा ऐसा तो इधर की तरफ चला जाएगा। समझना है? तो ये था बच्चों, ठीक है। आई होप इसमें आपको कुछ ऐसा नहीं रह गया हो डाउट। आपको लगता है हम सब कुछ कवर करती हैं। तो इसमें इतना ही। किसी प्रकार का फिर भी अगर आपको डाउट हो ना तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, ठीक है। इसमें इतना ही। धन्यवाद।